गोल्ड और सिल्वर का बढ़ना, ये बढ़ना है या कोई ऐसा ट्रैप है जो आने वाले 1 साल 2 साल में निकल के सामने आने वाला है हमारा? क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूँ कोई चीज़ लगातार ऐसे ही बढ़ती चली जाए। जब तक ट्रम्प साहब है ना, चाचा जी बोलता हूँ उनको मैं कई बार, उनके दिमाग में खुराफात चलती रहती है। ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो सोने के मार्केट को गर्म रखेगा। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना गिरेगा, डॉलर कमजोर होता है तो सोना चढ़ेगा। सोने का बॉटम पकड़ पाना मुश्किल है। चाचा खुरापाती, ये बात तो सही। तो क्या सर गोल्ड सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, जैसा कि आपने डॉलर को बताया कि वो छोटा हो रहा है? अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे। उधर ईरान भी कम नहीं है, आगे खतरा है तो सोने को खतरा पसंद है। क्या करें, सोने के दोस्त ही ऐसे हैं। खतरा, अनिश्चितता, अस्थिरता, शांति, बड़े अजीब से दोस्त हैं सोने। जिस हिसाब से न्यूक्लियर हेड्स दुनिया में बन चुके हैं, आप क्या समझते हैं ये फ्रिज में रखने के लिए हैं या इनकी आइसक्रीम बना के खाने के लिए? नहीं। तो और न्यूक्लियर हथियार ऐसी चीज़ है, एक दफ़े एक ने चलाया तो दूसरे को चलाने पे मजबूर होना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ दुनिया बारूद पे बैठी है। सोना कभी घाटा नहीं देता, ये सच है या झूठ? सच है। कौन सा गोल्ड खरीदना समझदारी है, डिजिटल गोल्ड खरीदे कोई या फिजिकल गोल्ड खरीदे? ये कंगन है, ये मेरी दादी जी ने बनवाए थे उस ज़माने में जब सोना 10 रुपए का 10 ग्राम हुआ करता था, और ये सन 1950 की बात है। और ये कंगन संभाल के रखना, कभी मुसीबत पड़ी तो इन कंगनों को बेचना, वरना इनको रखना। आज देखिए ना उनकी क्या कीमत होगी। तो इसलिए ये सेफ है कि नहीं अगर कोई डिजिटल गोल्ड में जाता है तो? डिजिटल गोल्ड में जो लोग निवेश कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर करें। दो मार्केट पे हम बात कर रहे हैं, एक गोल्ड और सिल्वर पे बात कर रहे हैं, एक वो जो ट्रेडिशनल कंपनियों के शेयर है उस पे मार्केट कर रहे हैं। तो किस तरफ इन्वेस्ट करना आज के डेट में ज़्यादा बेहतर है? दोनों। कभी भी निवेश में सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि निवेश सर्वेश, अरे वाह, निवेश सर्वेश बहुत ही व्यक्तिगत बात होती है जी। अपने सारे के सारे अंडों को एक ही टोकरी में मत रखिए, वरना एक दूसरे से टकरा के वो टूट सकते हैं। इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट कर क्यों नहीं पाते हैं? अरे भाई, बचता कहाँ है जो अमीर बने। एक कहावत होती है गांव में कि बिल्ली के सिरहाने दही नहीं जमता है। हाँ, 25 साल का लड़का युवा और एक 45 साल का, अगर ये दोनों एक साथ SIP में इन्वेस्ट करें तो अगले 10 साल बाद किसकी स्थिति मजबूत होगी? 15 साल 10 साल आपको किसी इन्वेस्टमेंट में रहने के लिए एक ट्रक भर के सब्र चाहिए। सब्र का फल मीठा, SIP क्या दूसरा नाम है। 25 साल वाला SIP का ज़्यादा फायदा उठाएगा। 45 साल वाले को आप कितने बड़े हो गए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे वहाँ लग रहा है वो हमारे किस काम का भाई। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब आपको खूब मोहब्बत मिलने लगे तो आप मजबूर हो जाते हैं और कई मानक आपको तोड़ने पड़ते हैं। मैं बैक टू बैक कभी भी पार्ट 2 पॉडकास्ट नहीं करता, लेकिन जो पॉडकास्ट आज मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूं उसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने कमेंट आए, और मैं अगर बात करूं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया पे, तो 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मात्र 12 दिनों में आया है। और सबने ये डिमांड की कि मुझे 7 डेज सीरीज चाहिए, मुझे पूरा फंडामेंटल बता दीजिए। लोगों ने कहा पार्ट 2 चाहिए। तो हमने डॉक्टर शरद कोहली जी से ये सिफारिश की कि सर आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकाल करके अपने उन दर्शकों को दीजिए जिनकी ज़िंदगी ऑनलाइन बैठ करके आप बदल रहे हैं। तो यकीन मानिए कि आज हम आपके डिमांड पे वो पार्ट 2 और आपके सवालों को समेट के लेकर के आए हैं, जहां देखने सुनने के बाद ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर और इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, बल्कि अपने उस माइंड सेट को भी वेरीफाई कर पाएंगे, या ये कहूँ कि उसको भी दुरुस्त कर पाएंगे, जो आगे के जीवन में आपकी यात्रा को आसान करेगा। डॉक्टर शरद कोहली जी के बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो खुद कई कंपनियों के मालिक हैं, हिंदुस्तान और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वो पिछले 10 साल से जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। यानी कि पहले ही मैं ये प्रमाणित कर रहा हूँ कि जो मेरे फाइनेंस के गेस्ट हैं उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, उसके बाद अपना ज्ञान देना शुरू किया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और यकीन मानिए कि इसका भी आप नोट्स बनाएंगे, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं तैयारी से बैठा हूँ और बहुत कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है जो आपको शायद पढ़ने लिखने पे या कहीं कोचिंग करने पे भी ना मिले। सर थैंक यू सो मच ये दोबारा समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर्वेश। आपको और आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। और मैं
करबद्ध होकर, हाथ जोड़कर जो प्यार आपके चैनल पे आपके व्यूअर्स फॉलोअर्स ने दिया है, जो कमेंट्स करे हैं, मैं उसका आभार तो व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है मैं ऋणी हो गया हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से उसका ऋण उतार नहीं सकता। सर क्या मतलब इसी चीज़ का मैं कायल हूँ आपके कि मैं आपकी तारीफ करता हूँ, बदले में आप लौटा देते हैं सब नहीं, कुछ। क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। अगर देखिए जो लायक नहीं है और आप करेंगे तो मुझे उसको लौटाना ही पड़ता है। सर कुछ चीज़ों से बड़ा प्रभावित हूँ मैं। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपके शौक भी कई हैं और इस तरह के शौक हैं जो दूसरों के जीवन भी बदलते हैं। कई कंपनियां आपकी, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके पहनावे से, हर बार आपकी ड्रेस अलग होती है, तो इसके पीछे कोई खास कारण है या कोई बड़ा आदमी आपने हायर कर रखा है जो आपके लिए सब बना करके देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शौक तो शुरू से ला, और हिंदुस्तान में क्या होता है सर्वेश, के आपने महिलाओं को अपने ऊपर फोकस करते हुए ज़्यादा देखा होगा, जो अपना ग्रूमिंग करती हैं। पार्लर में जा, सैलून में जा, बाज़ार में भी आप जाएं तो आपको महिलाएं ज़्यादा दिखेंगी। किसी कपड़े की दुकान पे जाएं तो महिलाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं आपको, पुरुष वहाँ कम दिखते हैं। पुरुष के कपड़े बिकते हैं, ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं बिकते हैं, पर नॉर्मल आप शर्ट पैंट खरीद लिया, भाई ख़त्म हुई, फट गई, ये नहीं कलर नहीं है, वो कलर ले लिया। मेरा क्योंकि प्रोफेशन भी रहा है, मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर भी एक किस्म से हूँ, तो वो स्वाभाविक आ जाता है आपके अंदर। ऐसा कोई मैं विशेष उसके लिए चेष्टा नहीं करता कि आपका शो है तो मैं उसके लिए सज धज के आऊँ या कोई ऐसे कपड़े पहन के आऊँ। मुझे आप ऐसे आमूमन भी देखेंगे तो जो कपड़े थोड़े से आम लोग पहनते हैं, उससे थोड़ा कोशिश मेरी ये रहती है कि और मुझे ये लगता है सर्वेश के आप जब अपने आप को ग्रूम करके रखते हैं तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जब कुछ हट के करेंगे तो कुछ हट के सोचेंगे भी। तो बस ऐसा ही समझ लीजिए, कुछ हट के करेंगे तो हट के सोचेंगे, और हट के सोचेंगे तो फिर मूल मुद्दा तो वही आ जाता है कि किसी की ज़िंदगी में आप बदलाव ला सकते हैं। अगर आप हट के सोचेंगे तभी आप बदलाव ला सकते हैं। रूटीन में सोचेंगे तो अपने रूटीन में उलझे रहेंगे, फिर किसी की ज़िंदगी क्या बदलेंगे। यानी कि आपकी गारमेंट्स की वो जो अपनी फैक्ट्री है सर शायद, तो उसमें आप अपने लिए डिज़ाइन करते हैं कि आपके डिज़ाइन दूसरे लोग नहीं, भी मेरे use साथ जो लोग काम करते हैं मैं उनके साथ कई दफ़े लग जाता हूँ, और जो खासकर मेंस ड्रेसेस होती हैं उसमें बहुत इनोवेशन हम लाने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए भी। तो उसी से शौक आ जाता है। यानी कि फिनेंस का एक साधन ये भी है जी, कि शौक से भी हम जो है देखिए पैसे को जनरेट कर पाएं। देखिए ऐसा होता है कि कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है, कुछ लोग कहते हैं बहुत बोरिंग है। बोरिंग है मतलब आप देखिए ना, बातें उसमें कुछ ग्लैमर तो है नहीं, तो थोड़ा सा तड़का अगर लग जाता है तो वो इंटरेस्टिंग बन जाता है, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं। चलिए सर, अब हम सीधे मुद्दे पे शिफ्ट होते हैं। ये मेरी क्यूरियोसिटी थी जानने की कि क्या इसके लिए अलग से कुछ करते हैं, लेकिन अब पता चला कि आपकी कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी है जी। कि जिसमें आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, जी। बल्कि आप अपने को और कंपनी को दोनों को अलाइन कर लेते हैं। सवाल ये है सर मेरा पहला कि एक 25 साल का लड़का युवा जी। और एक 45 साल का प्रौढ़ व्यक्ति जो कि मतलब मैं कहूँगा मध्यम आयु में है अपने, अगर ये दोनों एक साथ एसआईपी में इन्वेस्ट करें तो अगले 10 साल बाद किसकी स्थिति मजबूत होगी? वैसे तो आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है। नेचुरल बात है, जो 25 साल वाला है उसी को होगी, क्योंकि एसआईपी का जो सारा खेल है वो लंबे वक्त का है। ठीक है। एसआईपी अगर आप छोटे वक्त के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप एसआईपी अगर करेंगे और लंबा नहीं रहेंगे तो एसआईपी में क्या है, एसआईपी का अगर मैं साधारण भाषा में मतलब करूं तो मतलब यह है कि आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। रास्ते में अच्छे और बुरे दोनों मकाम आते हैं, और उन मकाम को पार करते हुए आप यात्रा में अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पर अगर आप उस यात्रा को बीच में छोड़ देते हैं तो हो सकता है अभी बुरे मकाम आए हों, अभी अच्छे आने बाकी हों, पर उस यात्रा में है सब, बुरा भी है अच्छा भी है, पर उसका अंजाम अच्छा है, ये पक्का है। उसका जो मंजिल जब पहुंचेंगे वो मंजिल आपको पता है कि मंजिल अच्छी है। तो एसआईपी इसी तरह है। तो एसआईपी की खूबसूरती यही है कि एसआईपी आपको ऊंच नीच ये सब चीज़ें दिखाएगा, पर अल्टीमेटली वो आपको गोल तक ले जाएगा। और उसका आप पूछेंगे कि आप यकीनन तौर पे कैसे कह सकते हैं कि एसआईपी आपको ऐसी मंजिल पे पहुंचाएगा जो मंजिल सक्सेसफुल ही है। तो उसका उदाहरण मैं लेता हूं, क्योंकि एसआईपी हम जब बात करते हैं सर्वेश तो हम स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं, हम शेयर मार्केट्स की बात करते हैं। और मैं अगर पिछले 5 साल की बात करूं, कोविड के टाइम से चलिए उठाऊं, बहुत पीछे नहीं जाता, बहुत पीछे फिर लोग कहेंगे उनको याद भी नहीं होगा, यार पता नहीं क्या डेटा दे दिया, हमें तो याद भी नहीं है। 2020 में जो निफ्टी था शेयर मार्केट का, वो करीब 7,500 के आसपास था। जी। कोविड आया था, उस टाइम गिरा उतरा,
इस समय हम जो निफ्टी की बात कर रहे हैं, आज आप और हम जब बात कर रहे हैं, आपका वीडियो 1-2 दिन में शायद लाइव होगा, हम निफ्टी 25-26 हज़ार के बीच में हैं। तो आपने देखा कि हम वहाँ से करीब 3 गुना से ज़्यादा जी। निफ्टी आ गया। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा ऐसा क्यों होता है? ये कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि आगे ही जाएगा। देखिए, इसमें निफ्टी बनता है कंपनीज से, जो कंपनीज वहाँ लिस्टेड हैं जी। और ये कंपनीज निरंतर बिजनेस कर रही हैं, इनकी सेल भी बढ़ती है। कंपनी में एक नियम होता है, चलिए आपको मुझे लगता है फॉलोअर्स व्यूअर्स को एक इंटरेस्टिंग बात ये अच्छी लगेगी जी। कि कॉरपोरेट जगत में आप खुद कंपनी चलाते हैं, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप इस बात को सबसे अच्छा समझ पाएंगे और जो हमको देख रहे हैं वो भी इस बात को नोट कर लें कि या तो आप ऐसे जाते हैं जी। नहीं तो फिर आप ऐसे जाते हैं जी। ये सीधे वाला कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ईदर यू ग्रो और यू पेरिश, या तो आप तरक्की करेंगे नहीं तो आप डूब जाएंगे। तो जिन कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, अगर वो कंपनीज की सेल, ग्रॉस मार्जिन, जिसको हम टॉप लाइन कहते हैं, बॉटम लाइन कहते हैं प्रॉफिट को, वो निरंतर बढ़ती है। अगर बढ़ेगी नहीं तो वो कंपनी फिर वहाँ से बाहर हो जाएगी, वो कंपनी फिर बिजनेस में रहेगी नहीं, वो हट जाएगी वहाँ से, उसके शेयर्स भी ट्रेड होने बंद हो जाएंगे, उसके लोग खरीदने भी बंद कर देंगे। तो जब वो कंपनीज ग्रो करेंगी तो निफ्टी तो उनको मिला के ही बनता है ना। तो इसलिए ऐसा, पर बीच बीच में गड्ढे ज़रूर आते हैं इस यात्रा में। बीच बीच में जैसे हाल में आपने देखा शेयर मार्केट थोड़ी डावाडोल सी है, तो ये वो फेज चल रहा है पिछले 1-2 साल से। पर हम जब बात करते हैं SIP की, वापस आ रहा हूँ आपके सवाल पे, तो हम बात करते हैं 10 साल की, 15 साल की। तो 10 साल में तो अगर 1-2 साल बीच में वो यात्रा थोड़ी सी दुखदाई भी रही, या दुखदाई तो नहीं रही, या मैं कहूँगा कम प्रॉफिटेबल रही, तो 10 साल में 1-2 साल इतने मायने नहीं रखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जो 25 साल वाला है, आपके वापस सवाल पे आता हूँ, उसके पास क्योंकि टाइम ज़्यादा है। अब आपका जो 45 साल वाला है, उसको जब मैं 15 साल उसकी ज़िंदगी में जोड़ता हूँ, ठीक है वो भी 60 तक पहुँच जाता है, पर हो सकता है कहीं बीच में उसको बीमारी आ जाए और कोई ऐसा मकाम आ जाए, पर 25 से 40 तक तो एक तरह से आप पीक पर हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 25 साल वाला SIP का ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। 45 साल वाले को भगवान सबको ठीक ठाक रखे, तबीयत भी ठीक रहे, सेहत भी ठीक रहे, पर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आ सकता है जो उसको SIP से बाहर ले जाने के लिए सोच कर सकता है। पर 25 साल वाले के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूँगा सर्वेश के, 25 साल वाले जो होते हैं ना आजकल, उनकी थोड़ी सी टॉलरेंस कम होती है, सब्र कम होता है। बिल्कुल सही बात। और 15 साल 10 साल आपको किसी इन्वेस्टमेंट में रहने के लिए एक ट्रक भर के सब्र चाहिए, ट्रक भर के सब्र चाहिए। बार बार आपका मन करेगा आप बेच दो, निकल जाओ, बेच दो, बस हो गया आप यार, बहुत बहुत हो गया। तो वो सब्र का फल मीठा SIP क्या दूसरा नाम है। सब्र का फल मीठा SIP को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ऐसे बोलूँगा। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई है। जो 25 साल वाले हैं ना, वो इसको जब देखेंगे तो वो सोचेंगे कुछ भी डाल दो यार, लेकिन डाल दो। सर, बात आपने बढ़ती हुई मार्केट की बढ़ने की बात की, तो मुझे लगता है जब कोई चीज़ लगातार बढ़ती ही जाए ना, तो उसमें एक ट्रैप भी छुपा होता है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे इस टॉपिक को। हम SIP पे भी आएंगे, माइंडसेट पे भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट पे भी आएंगे, लेकिन हम थोड़ी देर बाद आएंगे उस पर। अभी जो हम आएंगे वो गोल्ड पे आएंगे, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। तो सर, इसका बढ़ना, गोल्ड और सिल्वर का ये बढ़ना है, या कोई ऐसा ट्रैप है जो आने वाले 1 साल 2 साल में निकल के सामने आने वाला है हमारा? क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूँ कोई चीज़ लगातार ऐसे ही बढ़ती चली जाए। देखिए, पहली बात तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये इतना नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। ये बढ़ा, मैं अगर न्यूयॉर्क में कॉमेक्स है जहाँ से प्राइस डिस्कवरी होती है, ठीक है। जो लोग ये सोचते हैं भाई ये सोने की कीमत कौन तय करता है, हाँ। कौन कैसे तय होती है, कौन कहाँ तय होती है, तो ये न्यूयॉर्क में कॉमेक्स है, और लंदन बुलियन मार्केट LBMA बोलते हैं, वहाँ पर एक कीमत, उसको प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। उसी कीमत को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है। तो भारत में तय नहीं होती कीमत, यहाँ पर सराफा बाज़ार एसोसिएशन, ऑल इंडिया सराफा बाज़ार एसोसिएशन है, वो उसी कीमत के आधार पर यहाँ पर अपनी कीमत बनाती है, कीमत वहाँ तय होती है। ठीक है। अब आजकल जो है इसमें करेक्शन आई है, और ये जो $5602 पे पहुंच गया था, भारतीय रुपए में बात करूं तो 1,80,000 प्रति 10 ग्राम से ऊपर चला गया था। आज जब हम सर्वेश बात कर रहे हैं तो ये करीब 1.5 लाख और 1,55,000 के, या 1.5 लाख चलिए मैं मान के चलता हूं क्योंकि ऊपर नीचे जा रही है, 1.5 लाख के आसपास, तो लगभग 20% की करेक्शन आई है। ठीक है। तो आपने जो बात कही उसमें मैं जोड़ देता हूं कि लगातार ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है। ऊपर गया
पर उसके बाद अब एक करेक्शन आई है। ठीक है। तो अब आपका जो सवाल है कि क्या ये ट्रैप है कि ये जो ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं, जब ये प्राइस सर्वेश आके एक जगह स्थिर हो जाती है ना, जैसे अब $5,000, $4900, $5050, इसके आसपास ये कुछ दिनों से घूम रहा है, ये इस बात का सूचक है कि अब यहाँ पर आके कुछ प्राइस थम गई है। ठीक है। तो ये थम जाना अच्छा है। जो लोग इसके निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, उनके लिए ये थम जाना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक तरफ अगर भागती जाती तो जितनी ऊंचाई पे आप उड़ेंगे ना, उतनी ज़ोर से नीचे गिरेंगे और चोट भी उतनी लगेगी। और लगी कुछ लोगों को, जिन्होंने 175 पे ख़रीदा, आज वो 1.5 लाख पे खड़े हैं, उनकी रातों की नींद हराम है। दिन में 3 बार तो वो प्राइस खोल के देखते हैं यार कहाँ जाएगी, और जब बार बार आप देखते हैं ना प्राइस खोल के, तो ये भी एक गलती कर रहे हैं लोग, जो दिन में 3 बार प्राइस खोल के देखते हैं। वो सुबह उठ के प्राइस खोलते हैं रात को सोने से पहले, ये नहीं करना चाहिए। आप, क्योंकि अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो आपको दिन में 3 बार क्यों, अगर आपने 5 साल के लिए कोई चीज़ ली तो दिन में 3 बार आपको कीमत खोल के देखने की ज़रूरत क्या है? अरे खोलिएगा ना 1 साल बाद, 2 साल बाद खोलिएगा, उसको आराम से देखिएगा। तो आई थिंक ट्रैप नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में निवेश आया है। और ट्रैप नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं सर्वेश, उन्होंने भर भर के सोना खरीद के रखा हुआ है। और मज़े की बात, ये जो अभी करेक्शन आई, उन्होंने 10 ग्राम भी नहीं बेचा है। ये जो करेक्शन आई है, ये प्रॉफिट बुकिंग करी है उन सटोरियों ने, क्योंकि इस कीमत में 2 लोग थे, एक निवेशक थे, हाँ, जैसे सेंट्रल बैंक्स थे, या जिन्होंने बार्स और कॉइन्स खरीद के रखे, जिन्होंने ज्वेलरी बनवाई, कुछ लोगों ने दांत भी लगवाया सोने का। इसमें वो लोग भी थे जो डेरिवेटिव मार्केट में, स्पेकुलेटिव मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग, यानी कि स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, जिसको हम सीधी भाषा में कहूँ, देसी भाषा में सट्टेबाजी करते हैं। तो वो सटोरिये पकड़े गए, वो सटोरिये फंस गए। तो उनको तो आपको पता है अगले महीने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, तो उन्होंने स्क्वायर अप किया। मुझे ऐसा लग रहा है सर्वेश कि ये जो इतना सटोरियों की कीमत थी वो उड़ गई है। अब ये मेटल की असली प्राइस सामने आ गई है। ओके। तो आप समझिए कि ये जो $600-700, या मैं भारतीय रुपए में बात करूं 30 से 35 हज़ार रुपये इसमें से उड़ गया है। ये सटोरियों वाला अब उड़ गया है। अब ये बाकी है, और ज़रूरी बात, इस बात, ये मैं जो बात कह रहा हूँ वो अधूरी रह जाएगी अगर मैं 2 बातें इसमें और नहीं जोड़ूंगा। अब आप पूछेंगे कि सटोरिये क्या हुआ एकदम जो बेच के चले गए, क्या डर उनको लगा, क्या उनके दिमाग में खौफ एकदम से आया? तो वो यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ईरान के ऊपर जो खतरे के बादल, लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो जिनीवा में अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे। ईरान ने शर्त रखी है, चिकन एंड एग प्रॉब्लम है, पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। वो कहता है पहले आप सैंक्शंस हटाइए, अमेरिका कहता नहीं पहले आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करिए तब हम सैंक्शंस हटाएंगे, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। ईरान कहता है ना, पहले आप सैंक्शंस हटाइए। तो यहाँ आके कहीं गाड़ी अटकी हुई है। इधर यूएस ने क्या किया है कि उनकी वॉरशिप है अरमादा, तो पहले ही अब्राहम लिंकन तो पहले ही वहाँ थी, उसको भी वहाँ भेज दिया है। और जैसे क्या होता है कि एक कीड़ा होता है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। वो क्या करता है कि उसको, बड़ा कीड़ा होता है, वो छोटे कीड़ों को पकड़ के लाता है, या मकड़ी पकड़ के लाती है, कीड़े को अपने जाल में फंसा लेती है, फिर उसके आसपास ना घूं 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 करती रहती है, उसको डराती है। तो इतना डर जाता है, कई बार तो डर के ही मर जाता है। तो अमेरिका ये कर रहा है, उसने क्या किया, चारों तरफ ईरान के उसकी जो बेसिस हैं वहाँ अपनी शिप्स खड़ी कर दी हैं। कभी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, कभी उसको डराता है कि तुम मान जाओ वरना सुन लो, वरना डील कर लो, वरना। तो ये बार बार, उधर ईरान भी कम नहीं है। ईरान हूथियों के माध्यम से वो कह रहा है हमारी उंगली ट्रिगर पर है, आप करके देखो कुछ। ईरान भी कभी अपनी मिसाइल्स दिखाता है। तो वो जो खतरे के बादल हैं, वो कभी कभी बातचीत में ऐसा लगता है कि शायद ईरान मान जाए। तो जैसे ये सटोरिये सुनते हैं कि मान जाए तो एकदम बेचना शुरू कर देते हैं कि ये तो सब शांति हो जाएगी। आपको मैंने बताया था सोने का मित्र है अशांति, सोने का मित्र है अनिश्चितता, सोने का मित्र है अस्थिरता। तो जब जब शांति के चांस बनते हैं तो एकदम से सटोरिये बेचना शुरू करते हैं। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक ब्लूमबर्ग से खबर आई, ये बहुत ज़रूरी है नोट करनी। ब्लूमबर्ग आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस का बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इस खबर को वेरीफाई नहीं हो पाया है, पर सटोरियों के लिए कई बार झूठी या सच्ची कोई हो, खबर काफ़ी होती है कि शायद रशिया फिर से US डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दे। जबकि रशिया के ऊपर तो 16-17 हज़ार सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो जैसे ये खबर आई तो ये लगने लगा भाई डॉलर तो अब मजबूत हो जाएगा। और डॉलर की मजबूती
और सोना आपस में दुश्मन है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना गिरेगा, डॉलर कमज़ोर होता है तो सोना चढ़ेगा। तो इस खबर की वजह से एकदम से सोने में ये सटोरियों ने बेचना शुरू कर दिया। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा इस खबर को अभी तक कहीं से वेरीफाई नहीं किया गया है। ठीक है। हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, पर अगर सच निकली तो सोना यहाँ से और नीचे भी आ सकता है, आ सकता है। तो ये आपने जो बात पूछी ट्रैप वाली, मैंने पहले बताया कि सटोरियों का बात थी, पर ये 2-3 चीज़ें, दूसरा अमेरिकन फेड जो है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, तो क्या होता है जब जब इंटरेस्ट रेट गिराया जाता है तब तब सोना मजबूत होता है। अच्छा। तो कभी ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, क्योंकि वो जो जेरोम पावल साहब हैं, ट्रम्प साहब जिनसे चिढ़ते हैं, जो वहाँ के फेड के चेयरपर्सन हैं, उनका मई तक का कार्यकाल है। उन्होंने केविन वॉश नाम के नए एक नाम प्रस्तावित किया हुआ है। तो अब ऐसा लगता है रेट गिरेंगे। इसी महीने, फरवरी के महीने में फेड की मीटिंग है। अगर रेट गिरते हैं तो सोना मजबूत होगा, अगर रेट बढ़ेंगे तो नहीं, वहीं भी खड़े रहते हैं तो सोना थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। कुल मिला के इस सारे लब्बो लबाब का मतलब ये है, लोग कहेंगे यार क्या ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी, तो असल में हकीकत बताओ है क्या? तो मुझे लगता है सोने का बॉटम पकड़ पाना मुश्किल है। अब आप ये कहें कि भाई कौन सा वो लेवल है, $4600 तक गिरे, पीछे तो $4600 तक आ गया था, आपको पता होगा, $5600 से गिर के $4600, यानी कि 1,40,000 तक पहुंच गया था। तो कहावत होती है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, पहले शायद मैंने आपके पॉडकास्ट में जिक्र किया है, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। लंबी अवधि के निवेशक के लिए इस ट्रेन और बस में किसी भी बस स्टॉप से चढ़ जाइए, सब सही है। तो इसलिए आपको $4900 पे मिल रहा है, यानी कि 1.5 लाख पे मिल रहा है, 1,55,000 पे मिल रहा है, 1,45,000 पे मिल रहा है। अगर आप इसको 5 साल के लिए रखते हैं, इनमें से कोई भी लेवल चलेगा। अरे क्या हुआ, थोड़ा 5,000 प्रॉफिट ही तो कम होगा, पर इंतज़ार करते रहे और इसमें चढ़ गया तो आपको फिर आपको महंगा मिलेगा। तो इसलिए कोई ट्रैप नहीं है, सोने की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ट्रैप नहीं है। लोगों ने क्योंकि भर भर के खरीदा है, और ऐसे लोगों ने खरीदा है सर्वेश जिन्होंने टनों में खरीदा है। ये कोई 10-20 ग्राम की बात नहीं हो रही है। तो मैं उन सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने डॉलर की वो हटा के ट्रेजरी, और सबसे बड़े, जब तक ट्रम्प साहब है ना, चाचा जी बोलता हूँ उनको मैं कई बार, जब तक ये चाचा जी हैं, ये मुझे नहीं लगता, ये इनके दिमाग में खुराफात चलती रहती है। ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो सोने के मार्केट को गर्म रखेगा। हालांकि ये चाहते हैं कि सोना ऊपर ना जाए, क्योंकि इनका डॉलर उससे सेकेंडरी हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। पर क्या करें, अब उनकी फितरत है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिससे सोना जो है गर्म बना रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म आउटलुक अगर आप लेके चल रहे हैं, उन लोगों के मैं साथ हूँ। लॉन्ग टर्म आउटलुक इसकी बुलिश है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ सर्वेश जो एक कीमत डाल दे, आप इस साल के एंड तक सोना 4 लाख, इस साल के एंड तक 2027 तक 6 लाख, 2026 के अंत तक 3 लाख। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इस पर कीमत डालें। मैं उन लोगों में से हूँ जो फैक्टर्स सोने को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, मैं उन पे पकड़ बना के रखता हूँ, क्योंकि ये कुछ भी कहीं भी ले जा सकते हैं। वो फैक्टर्स के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये नीचे वाली जाने। और सच बात तो यह सर्वेश कि सोना ज़्यादा खनन करने के लिए बचा भी नहीं है। 80,000 टन के आसपास सोना कुल बचा है इस समय धरती में निकालने के लिए बस। और हर साल लगभग 5,000 टन सोना निकाला जाता है, 5 से 10,000 टन। तो मोटा मोटा 15 साल 18 साल का सोना बचा है। तो जो चीज़ खत्म ही होती जा रही है, और दैविक धातु है, ये धरती की धातु नहीं है, ये बाहर से देवताओं की धातु, अभी पूजा में भी रखा जाता है, आप देखें तो इसलिए शगुन के लिए रखा जाता है। तो ये जो चीज़ समाप्त होती जाती है उसकी कीमत लॉन्ग टर्म में गिरे ऐसा विश्वास नहीं होता है। तो मुझे लगता है अगर आप इसको 3 से 5 साल भी रखेंगे तो ये आपको बुलिश दिखेगा। बीच के उतार चढ़ाव से अपने ब्लड प्रेशर को लिंक मत करें। आपका ब्लड प्रेशर की सुई आप सोने की कीमत के साथ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। सोने के साथ सोना है। पहला सोना सोना है, दूसरा सोना नींद वाला सोना है। जब आप सोते हैं ना तो 2 बातें होती हैं, एक तो आप बार बार फ़ोन उठा के नहीं देखेंगे, सो रहे हैं आप आराम से, और दूसरा सोना यहाँ प्रतीक है लंबे वक्त तक रखने का। सोते हैं 8 घंटे तो सोते हैं, 7-8 घंटे, तो इसको लंबे वक्त तक के रखिए और इसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव को मत देखिए, बार बार चर्चा मत करिए। जिस चीज़ को आप बार बार देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको, आप उसको कभी ना कभी
ना चाहते हुए भी बेच देंगे, घाटे में बेचेंगे या कम मुनाफे में बेचेंगे या बराबरी पर बेच देंगे। ये तीनों ही हालात अच्छे नहीं। हालात तो हमें तो मज़ा जब आया जब आप अच्छा खासा इसमें कमा के निकलें और आपका पैसा कुछ डबल वबल हो, ट्रिपल हो, तब तो मज़ा आए बात करने का। ऐसे बराबर में बेचा, घाटे में बेचा या थोड़े बहुत मुनाफे पे बेचा तो क्या मज़ा। इसीलिए मैं लंबे अवधि के निवेशक के साथ हूँ। क्या बात है सर। अभी आप लोग इंतज़ार करिए कि सोना पे मैं इतनी चीज़ें खोलने वाला हूँ कि शायद आपको ऐसा नहीं मिला होगा। हम डिजिटल की बात भी करेंगे, डिजिटल गोल्ड की बात, फिजिकल गोल्ड की बात, लेकिन उससे पहले सर मैं कुछ 4-5 सवालों का रैपिड फायर करूँगा क्योंकि बात सोने पे हो रही है। तो वो क्या एक लोगों के दिमाग में ये भ्रम है जिसकी वजह से भी लोग सोना खरीदते हैं कि सोना कभी घाटा नहीं देता। ये सच है या झूठ? सच है, पर लंबे वक्त के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तब। और छोटे वक्त के लिए तो आप देख चुके हैं, घाटा दे चुका है। जो अभी स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सोना एक बुलबुला भी हो सकता है। जैसे आपने बताया कि 80,000 वाला पे अभी इस पे परेशान होगा, तो क्या सोना बुलबुला बन सकता है? जब ये बहुत तेज़ बढ़ता है तो उसमें कुछ बुलबुला बन जाता है, पर वो बुलबुला फट के फिर अपने असली लेवल पर आ जाता है। तो अगर आप, फिर इसका जवाब वही है, अगर आप लंबे वक्त के लिए हैं तो बुलबुला है भी तो आप पे असर नहीं करेगा। अभी आपने बोला कि चाचा की बात, चाचा खुरापाती, ये बात तो सही। तो क्या सर 2026 से 2030 में गोल्ड सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा? जैसा कि आपने डॉलर को बताया कि वो छोटा हो रहा है, गोल्ड ही हो रहा है, सटोरिये लगे हुए हैं, दो देश वहाँ से तय करते हैं, पूरी दुनिया में इसकी हलचल होती है। तो 2026 से 30 के बीच में ये गेम चेंजर हो सकता है? चचा 28 तक हैं कुर्सी पर अपनी, और उसके बाद ऐसे तो रूल ये होता है कि तीसरी बार नहीं इलेक्ट होता अमेरिका में, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में। पर वो कुछ बदल भी दें तो हैरान मत होइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें तो कोई हैरान की बात नहीं है। मुझे लगता है सर्वेश, दुनिया एक बारूद पर बैठी है और जिस तरीके से, अच्छा आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और ये मैं सभी से भी पूछना चाहूँगा और चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लिखें। जिस हिसाब से न्यूक्लियर हेड्स दुनिया में बन चुके हैं, आप क्या समझते हैं ये फ्रिज में रखने के लिए हैं या इनकी आइसक्रीम बना के खाने के लिए? नहीं। जब आप इतने ज़्यादा न्यूक्लियर हेड्स बना रहे हैं, और रशिया ने एक ऑर्शनिक नाम की मिसाइल है, आपको बताया था शायद मैंने, वो उन्होंने बेलारूस में लगा रखी है, लुकाशेंको उनके दोस्त हैं, उन्होंने लगवा दिए वहाँ पर। तो इतने जब न्यूक्लियर हेड्स हो रहे हैं और बार बार ये वर्ल्ड वॉर 3 न्यूक्लियर की चर्चा हो रही है, मुझे लगता है, मैं निराशावादी नहीं साउंड करना चाहता, ना ही मैं कोई युद्ध की घंटी बजाना चाहता हूँ कि युद्ध होने वाला है, पर मुझे लगता है ये हो के रहेगा। क्योंकि जब आप इतने हथियार इकट्ठे कर लेते हैं तो उनका क्या करेंगे आप? कभी ना कभी आपके मन में ये आएगा कि हम इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अमेरिका में गन कल्चर है, आप जानते होंगे। वहाँ पर आपको, जैसे भारत में आपको अगर घर पे गन रखनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और आपको लाइसेंस लेने के लिए पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों लेना चाहते हैं, क्या आपकी जान को खतरा है, आपके पास ऐसा क्या है, आप कोई नेता हैं, कोई पब्लिक फिगर है, क्या है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति जाके एक गन का लाइसेंस बड़ी आसानी से मिलता है और अपने यहाँ गन रख सकता है। अब अमेरिकन घरों में सर्वेश बंदूकें इकट्ठी हुई, उसका अंजाम क्या हुआ आप हम सब जानते हैं। लगातार हर दूसरे दिन आपको किसी न किसी स्कूल में, मॉल में, सड़क पर, कहीं पर भी आपको शूटिंग होती दिखती है। तो जब आपके पास, कहना मैं क्या चाह रहा था, जब आपके पास हथियार इस कदर इकट्ठे होंगे तो वो कभी ना कभी आपकी वृत्ति उनको चलवाएगी ही चलवाएगी। तो मुझे लगता है कि अब आप कहेंगे, मैंने सवाल पूछा था कि 2026 और 30 के बीच में सोने का क्या होगा, आ गया ये बारूद, बम और न्यूक्लियर उस पर। मुझे लगता है ये हथियार चलेंगे, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, कोई सिर फिरा इस मानसिक वृत्ति में आके इनको चला देगा। और न्यूक्लियर हथियार ऐसी चीज़ है सर्वेश, एक दफ़े एक ने चलाया तो दूसरे को चलाने पे मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं चलाते हैं तो खाली आपका सर्वनाश हो जाएगा। और जो लोग न्यूक्लियर हथियार को नहीं समझते हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि मैं यहाँ पर आपके शो पे न्यूक्लियर हथियार और उसके इम्पैक्ट और उसके इफ़ेक्ट्स को नहीं समझाना चाहता, क्योंकि बहुत ही घातक है, मतलब इतना घातक है कि सोच के भी कुछ होता है। तो मुझे लगता है दुनिया बारूद पर बैठी है, और ऐसे में अशांति, अस्थिरता, अनिश्चितता का माहौल बढ़ेगा, और ये बढ़ता है तो सोना ऊपर जाएगा। इस आधार पर भी मैं कह रहा हूँ, इस आधार पर कह रहा हूँ, मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि सोना सीमित मात्रा में है। मैं इस आधार पर भी कह रहा हूँ सर्वेश, आपको पता लगा होगा, कुछ वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली, मैं भी ये मानता हूँ कि असली एसेट खाली सोना और लैंड है। आप नोट निकाल के देखिए जेब में से, उस पर क्या लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।
आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ ₹100। वो एक प्रॉमिसरी नोट है, असली पैसा नहीं है वो। असली पैसा कहाँ? असली पैसा होता तो प्रॉमिस टू पे, क्या चीज़ पे? और ये कब से लिखा चला आ रहा है? जब से गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि जो नोट पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ ₹, तो ये पे क्या? भाई ये यही पेमेंट ही तो है ये। आपने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि जब नोट पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे, तो पे क्या? अरे भाई ये पेमेंट ही तो है जो मेरे हाथ में है। हुजूर ये पेमेंट नहीं होती थी पहले इसके बदले में गोल्ड हुआ करता था। अच्छा, तो जो रियल एसेट है वो गोल्ड है और रियल एसेट है वो लैंड है। अब आप कहेंगे बिल्डिंग भी तो रियल एस्टेट होती है। नहीं, क्योंकि बिल्डिंग की बनाते ही कीमत घटनी शुरू हो जाती है। बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा सकता है, बिल्डिंग को गिराया जा सकता है, बिल्डिंग अर्थक्वेक में गिर सकती है। बड़ा भ्रम दूर कर रहे हैं सर। सबको यही लगता है कि उसकी लगातार कीमत बढ़ती रहेगी। नहीं, कहाँ रियल एस्टेट कहाँ? जो भाई ज़मीन की कीमत बढ़ रही है ना, जो रियल एस्टेट है वो तो डेप्रिसिएट होती है। आप जिस दिन मकान पूरा करते हैं उसकी मान लीजिए 50 साल लाइफ है, 100 साल लाइफ है, तो जिस दिन बना उसी दिन से वो उसकी कीमत गिरनी शुरू हो गई। तो असली एसेट सिर्फ गोल्ड है, सिल्वर भी मान लीजिए चलिए, और लैंड है। बाकी सब एसेट्स तो सब हवाई हो जाने वाले हैं कभी ना कभी। आपके जो नोट पड़े हैं जेब में, उसकी भी तो इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू गिरती जाती है, हालांकि उससे आप सामान खरीद सकते हैं। तो गोल्ड इज़ द ओनली रियल एसेट इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम लैंड। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये नीचे नहीं जाएगा। और जैसे जैसे सर्वेश, ये मैं अब अर्थशास्त्र की बात करता हूँ, जैसे जैसे इसको सेंट्रल बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, तो 1971 में जो रिचर्ड निक्सन साहब जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उससे पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा, जल्द वापस आएगा। यानी कि किसी भी देश की करेंसी की कीमत उसके पास कितना गोल्ड का भंडार है इस आधार पर तय की जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो आप सोच सकते हैं गोल्ड कहाँ जाता है। तो मैं, आप सच पूछे, मुझे किसी ने कहा साहब आपने कहा था कि गोल्ड ऊपर जाएगा, तो $5600 से गिर के 4600 आ गया, 49 हो गया। मैंने कहा मैं उसको देखता ही नहीं हूँ, मैं इसको लॉन्ग टर्म में देखता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। और अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब ये आज से कुछ साल पहले गोल्ड 50,000 रुपये मिलता था, 30,000 रुपये मिलता था, तब आपने सोचा था कि ये 1,80,000 कभी नहीं, इतना तो किसी ने, तो आज से 1 साल पहले किसी ने नहीं तो सोचा। अगर कोई ये कह रहा है कि गोल्ड कल को 5 लाख हो जाएगा, तो जब 50,000 था तो 1,80 नहीं सोचा था ना किसी ने, नहीं सोचा तो आज अगर ये 1,50,000 है तो 5 लाख सोचने का आपका मन क्यों नहीं करता है? बात तो सही है। तो इसलिए ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये ना केवल एक चमकने वाली धातु है, बल्कि बहुत अच्छा आपके लिए एक हेज क्रिएट करता है, आपको रिस्क से बचाता है। और घरों में रखिए, पहनने वहनने के काम तो आता ही है, जो सजावट के काम तो आता ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ट्रैप वाले सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर मुझे ना एक चीज़ और मेरे दिमाग में है, इतना सब कुछ जब आपने बता दिया और आगे ऐसा होने वाला है, यही असली वैल्यू तय करेगा, तो इसका मतलब सरकार भी जल्दी इस पर टैक्स लगाने की तैयारी में होगी या टैक्स लगा सकती है? क्या लगता है आपको? आपका मतलब है टैक्स होल्ड करने पर? हाँ। क्योंकि बेचने पर तो अभी भी है। हाँ, आप अगर आप गोल्ड को आप बेचते हैं, जैसे लोग लॉकर में डाल देते हैं, यहाँ कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं। हाँ, मतलब इसको रखने पर, हाँ, देखिए रखने पर टैक्स होगा तो सर्वेश, उसको हम वेल्थ टैक्स कहते हैं। पहले हुआ करता था किसी ज़माने में। वेल्थ टैक्स में आपकी जितनी भी आपके पास संपत्ति थी, घर हो गए, लैंड हो गई, गोल्ड हो गया, उस पर एक ज़माने में वेल्थ टैक्स होता था। वो बहुत साल पहले सरकार ने हटा लिया था। तो टैक्स तो इस पर अभी भी है। अच्छा। पर अभी है जो बेच के आप मुनाफा कमाते हैं उस पर, इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। यानी कि आपने अगर इसको 2 साल से पहले बेच दिया या 2 साल के बाद बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। वो पीरियड समय समय पर बदलता रहता है, पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की परिभाषा में अभी भी है। तो गोल्ड बेचने और खरीदने पर और खरीदने पर 3% GST तो अभी भी है, आप जानते हैं। तो बेचने पर टैक्स तो पहले से ही है। हाँ, रखने पर टैक्स, अगर कभी वेल्थ टैक्स आता है, आप कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आपकी बात ठीक हो कि भाई अगर आपके पास इतना गोल्ड है तो आपके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। 30,000 टन लोगों के घरों में गोल्ड है, तो 30 करोड़ फैमिली ले तो 100 ग्राम हर घर में एवरेज गोल्ड है। 100 ग्राम आ गया, अगर डिवाइड करके निकाले। मैंने किसी चैनल में, मेरी टीम ने कैलकुलेशन किया, उन्होंने एक जीरो में गड़बड़ करी, वो 1 किलो आ गया। हकीकत में 100 ग्राम था। तो 100 ग्राम गोल्ड प्रति हाउस होल्ड हर भारत के घर में, इसका मतलब 15 लाख रुपए का औसतन गोल्ड हर घर में इस समय है। भले ही वो 1 लाख की झुग्गी में रहते हों, पर ये हो सकता है उनके पास आज भी 15 लाख रुपए का गोल्ड है। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, ये मैं औसतन बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी सॉलिड इन्वेस्टमेंट। और आपको थोड़ा थोड़ा करके ये गिरी हुई कीमत, मैं मानता हूँ सर्वेश, आपको मौका दे रही है इसको खरीदने का। जो लोग कह रहे थे ना फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बस निकल गई हाथ से, ट्रेन निकल गई, अब तो अगले स्टेशन पे पहुंच गई। अब ये मौका आया है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करें। गलती लोग दूसरी ये करते हैं सर्वेश, के लोग एक साथ सारा पैसा डाल देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। उसको ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा अभी किया, थोड़ा 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, ऐसे करके इसको इकट्ठा करना चाहिए। तो सर फिर ये बताएं ना, आपकी आजकल फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड, दो तरह के गोल्ड चल रहे हैं, तो कौन सा गोल्ड खरीदना समझदारी है? डिजिटल गोल्ड खरीदे कोई या फिजिकल गोल्ड खरीदे? देखिए, फिजिकल गोल्ड के साथ समस्या है उसको रखने की। हाँ कहाँ रखेंगे आप? हाँ। तो कहाँ, घर पर रखेंगे, सेफ़ नहीं है। लॉकर में रखते हैं, सेफ़ नहीं है। लॉकर में तो आपका इंश्योरेंस ही आपके रेंट से कुल मात्र 100 गुना होता है, तो आप वहाँ भी ज़्यादा, लॉकर टूटने की अक्सर खबरें आती रहती हैं। तो और बैंक आपका 2,000 रेंट देते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा आपको इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला है। यानी कि आपने 20 लाख का गोल्ड वहाँ रख दिया तो बैंक हाथ उठा देगा, भाई हम तो आपको 100 गुना ही देंगे। तो घर में नहीं रख सकते, बैंक में नहीं रख सकते, तो फिर कहाँ रखेंगे? तो डिजिटल नहीं, उसको हम ETFs कहते हैं। डिजिटल गोल्ड तो सर्वेश कुछ और था। डिजिटल गोल्ड है जो ये जैसे कुछ ज्वेलर्स ने और कुछ UPI प्लेटफॉर्म्स ने पीछे चलाया था कि आप उसमें करिए, वो सेबी रेगुलेटेड नहीं है डिजिटल गोल्ड। ETF जो हैं, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, वो सेबी रेगुलेटेड हैं, वो शेयर मार्केट में ट्रेड भी होते हैं और डीमैट फॉर्म में आपके पड़े रहते हैं। मुझे लग रहा है सबसे सेफ और सबसे बढ़िया, उस पर GST भी नहीं लगता। अच्छा। सबसे सेफ माध्यम ETF है, वो आपके डीमैट अकाउंट, जैसे आप शेयर्स खरीद के रखते हैं, उसको सबसे सेफ और सबसे बढ़िया माध्यम। और आप मानेंगे नहीं, जनवरी के महीने में जब ये तेज़ी पर था, जब ये $5600 1,80,000 चला गया था, आपको याद होगा 29 जनवरी के आसपास ये नीचे आया था। तो जनवरी के महीने में लोगों ने 24,000 करोड़ रुपया, भारतीय घरों की बात कर रहा हूँ, गोल्ड ETFs में लगाया। अच्छा। अब होता क्या है कि जब AMC जो होती है, जो ETF को चलाती है, तो जब आप मान लीजिए आपने 10,000 ETF में लगाया, उनको उतना गोल्ड अपने पास रखना पड़ता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगाया तो उन्होंने हवा में बस पैसा है। जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे उनको अपने वेयर हाउस में गोल्ड भरना पड़ेगा। तो क्योंकि 3-4 गुना ETF में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो भारत का करीब 3-4 गुना इंपोर्ट बढ़ गया जनवरी के महीने में। उनको 99% गोल्ड भारत में तो होता नहीं, 99% तो यहाँ इंपोर्ट किया जाता है। तो इतना भारी मात्रा में गोल्ड जनवरी के महीने में आया। हालांकि फरवरी में ये पोजीशन बदलेगी, क्योंकि उस टाइम करेक्शन आई। अब थोड़ा सा लोग डर से गए हैं कि यार ये, असल में देखिए, डरने की बात इसलिए थी कि लोगों ने ना ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। अच्छा, इसलिए प्राइस आप निवेशक बनकर आए और आप ट्रेडर बन गए। अच्छा। आप, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कहते हैं हमने 3 साल के लिए, 5 साल के लिए लिया था, और उन्होंने लिया, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, लिया 1,40,000 पे। जैसे ही उन्होंने देखा 1,70,000 हुआ, उठा के बेच दिया। अरे भाई, तो बढ़िया, 1,40,000 का लिया, 1,70,000 का बेचा, 30,000 रुपये कमा लिए मात्र 1 महीने के अंदर। ये गड़बड़ हुई, और तो उससे लोगों को आदत पड़ गई। अब उनको लग रहा है कि उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, तो वो थोड़े उदास हुए बैठे हैं कि क्या हो गया। बाकी गोल्ड की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गोल्ड अपना वैसे का वैसे ही। यानी जो लोग फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, वो ETF के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। जी। तो ये सब थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को, वरना अभी तो आदमी ये सोच रहा होगा कि जाएंगे 10 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना, 30 ग्राम सोना लेंगे। तो ETF गोल्ड कितने से खरीदा? 1,000 रुपये, 2,000 रुपये? हाँ, बहुत कम पैसे से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ETF गोल्ड ऐसे नहीं ट्रेड होता कि उसको 20 कहते हैं। जो पहचान है ETFs की, उनके आगे BEES 20 लगा होता है। आप अगर स्टॉक मार्केट पे जाएंगे तो बहुत सारी कंपनी, निपॉन है, HDFC है, बहुत सारी कंपनीज है जो गोल्ड ETFs चलाती हैं। उसमें आप थोड़ा सा पैसा लगा के भी, जैसे आप शेयर खरीदते हैं, आप NSE की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाके आप गोल्ड ETF डालिए, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। उसमें से कुछ थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कौन सा ETF बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा। और आपको ये भी बताऊं कि ETF की जो प्राइस होती है, वो उसमें थोड़ा सा लैग होता है। अच्छा। लैग का मतलब है जो कीमत बाजार में गोल्ड की है, थोड़ी सी वो उससे फ़र्क मिलती है, थोड़ी वो पीछे चलता है ETF। क्योंकि हालांकि इस पे काम किया जा रहा है, सरकार इस पे काम कर रही है कि किसी तरह इस लैग को कम किया जाए, कि ETF की प्राइस और असल में गोल्ड की प्राइस बिल्कुल बराबर या हल्का डिफरेंस होना चाहिए। अभी कभी कभी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो लोग उसमें थोड़ा चकरा जाते हैं, यार यहाँ सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, बाजार में तो इस टाइम महंगा या सस्ता है, तो उससे प्राइस डिफरेंस होता है। तो जैसे आप शेयर खरीदते हैं, आप जाइए और परचेज़ का ऑर्डर लगाइए। मान लीजिए आप 5,000 रुपये लगाना चाहते हैं, तो आप 5,000 रुपये के, उन्होंने यूनिट्स बनाए हुए हैं, वो यूनिट आपके तुरंत जैसे ही आप पे करेंगे, आपके डीमैट अकाउंट में वो पैसा, वो गोल्ड के यूनिट्स ETF के क्रेडिट हो जाएंगे।
बहुत मज़ेदार बात है। आप ये समझ लीजिए कि जो लोग अब तक ये सोच रहे थे ना कि सोना हम कभी खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, सर की इस बात को नोट कर लीजिए कि आप एक एक हज़ार रुपये, दो दो पाँच पाँच हज़ार रुपये से भी गोल्ड खरीद सकते हैं, जो आने वाले वक्त में कहाँ लेकर जाएगा सर कुछ पता नहीं है। जैसा आप बता रहे थे, अगर सिचुएशन इस तरह की अप एंड डाउन होती है तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। एक क्वेश्चन सर दिमाग में ऐसे ही आया है, इसको आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। कई बार मुझे लगता है कि अज्ञानी होना भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे पीछे हमारे घरों के लोग, दूसरे लोग ये समझते थे गोल्ड खरीदना ट्रेडिशन है, दिवाली पे खरीद लिया, किसी त्यौहार पे खरीद लिया, कुछ हुआ। मुझे लग रहा है कि इस दौर में वो अच्छे इन्वेस्टर बन गए, उनको पता भी नहीं होगा और उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर लिया होगा। तो आप इसे क्या ट्रेडिशन मानते हैं या अच्छा इन्वेस्टमेंट और आज के ज़माने में अच्छा बिजनेस मानते हैं इसको? नहीं, एक ट्रेडिशन थी जो आपके लिए मुनाफा बन गई। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर तो घरों में जो गोल्ड होता है, मैंने बहुत सारी बुज़ुर्ग महिलाओं की बात सुनी है। ले बेटी, ये हमारे घर की निशानी है, मुझे मेरी माँ ने दी थी, आज ये तेरे को नौलक्खा हार है, ये मैं तेरे को दे रही हूँ, वो तू आगे अपनी बहू को, बेटी को देना। ये कंगन है, ये मेरी दादी जी ने बनवाए थे उस ज़माने में जब सोना 10 रुपए का 10 ग्राम हुआ करता था, और ये सन 1950 की बात है। और ये कंगन संभाल के रखना, कभी मुसीबत पड़ी तो इन कंगनों को बेचना, वरना इनको रखना, ले तेरी मुसीबत में काम आएंगे, वगैरह वगैरह। ये आपको डायलॉग्स खासकर महिलाओं में जब आपकी इनहेरिटेंस होती है, लेगेसी को पास ऑन किया जाता है आगे, तो ये बातें कही जाती है। अब देखिए, अब जिन माता जी की मैं बात सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि ये 4 कंगन मैंने 4-4 तोले के बनवाए थे जब 10 रुपये हुआ करता था, आज देखिए ना उनकी क्या कीमत होगी। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसी ट्रेडिशन जो आज मुनाफा देगी। मैंने तो आपको कहा, अगर हर भारत के हाउस होल्ड में 30 करोड़ हम परिवार हैं हिंदुस्तान में सर्वेश, हर घर में 4-5 लोग लगा लीजिए तो 145 करोड़ गिनती चल रही है हमारी, बाय द वे। 2027 में सेंसस आ जाएगा, बहुत दिनों बाद ये सेंसस होने जा रहा है, पर लगभग इतने होंगे हम ऐसा अंदाज़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी और कुछ मंत्रीगण भी अब ये फिगर बोलने लगे हैं, तो उसी आधार पे बोलते होंगे। 145 तो 30 करोड़ परिवार में अगर हर घर में 100 ग्राम सोना है, तो मैं समझता हूँ, और वो 100 ग्राम आपने मान लीजिए उस टाइम 10,000 15,000 का सालों पहले लिया होगा, तो आज आप 15 लाख के हो चुके हैं। मैंने तो आपको कहा, कोई व्यक्ति मुझे मिले जिनकी झुग्गी थी 1 लाख रुपए की, झुग्गी में रहते थे, उनके पास भी 100 पुराना सोना पड़ा हुआ है, तो 15 लाख का सोना, 1 लाख की झुग्गी, तो आपका देखिए ना, आपका ट्रेडिशन कितना मुनाफा बन गया आपके लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा ट्रेडिशन जिसमें लोगों को मुनाफा हुआ है और जिनके पास सोना है, उनको आज इसको और ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए, और लंबे वक्त के लिए रखना चाहते हैं आप इसको बेशक रख सकते हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि आप इसको 3 से 5 साल, और ये लंबा वक्त अब उतना लंबा नहीं है जितना पहले हुआ करता, 3 से 5 साल इज़ ऑल यू नीड टू सी द मैजिक वर्क। क्या बात है, एसआईपी से भी कम समय, एसआईपी आप 10-15 साल सोचते हैं, सोना 3 से 5 साल में। एक मज़ेदार बात मुझे जो समझ में आ रही है ना सर, कितने लोगों को आपने बैठे बैठे, जो लोग इस पॉइंट पे पहुंचे होंगे, बैठे बैठे ये फील करवा दिया होगा कि वो लखपति हैं, क्योंकि उन्होंने इस नज़रिए से अपने सोना को नहीं सोचा होगा। पिछली वीडियो को बहुत मिडिल क्लास लोगों ने देखा था, क्योंकि आपने 20,000 की बात की थी। एक बहुत बड़ी तादाद हमारे देश में ऐसे लोगों की है जिनके पास बहुत सी चीज़ें होती, नॉलेज नहीं होती। जैसे आपने ये बात कही ना कि एक झुग्गी झोपड़ी वाला व्यक्ति कान का, नाक का, इसका, गले का और सोने का, चांदी की चीज़ें बना के रखी, लेकिन उसको पता नहीं है। लेकिन उसको आज ये जानकारी हो जाएगी कि वो लखपति है। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को डिकोड कर रहे हैं। आपने कहा ETF और डिजिटल गोल्ड, तो मेरा एक सवाल ये था कि डिजिटल गोल्ड लोग ज़्यादा जानते हैं, वो डिजिटल गोल्ड का मतलब यही समझते हैं कोई ऐसी चीज़ होगी, तो आपने कहा कि इसमें फ़र्क है। तो सर ये किस तरह का फ़र्क है और ये सेफ़ है कि नहीं अगर कोई डिजिटल गोल्ड में जाता है तो? देखिए, डिजिटल गोल्ड अगर कल को कुछ बिगड़ जाता है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म इसको चला रहा है, अगर कल को वो डूब जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप फिर कहीं दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। अच्छा, वो रेगुलेटेड नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये डिजिटल गोल्ड जब तक सब ठीक चल रहा है, पर अगर कल को कुछ गड़बड़ होता है तो आपके लिए कोई रेगुलेटर नहीं आएगा आपके पैसे को वापस कराने। बहुत बड़ी बात है। जबकि ETF में सेबी चाचा बैठे हैं जो कि आपको जवाबदेही देते हैं उस AMC को कि आप इनका पैसा वापस करिए, या आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। डिजिटल गोल्ड में बहुत लोगों ने कर रखा है, करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जब तक सब ठीक है, पर अगर कल को कुछ बिगड़ता है, और सेबी की पीछे वार्निंग आई है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सेबी ने खुद इस बात को कहा है कि डिजिटल गोल्ड में, रिजर्व बैंक ने भी बोला है कि डिजिटल गोल्ड में जो लोग निवेश कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर करें।
और कई बहुत माने हुए यहाँ हम नाम नहीं लेना चाहते सर्वेश, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम लूँ जब तक वो आपको एडवर्टाइजिंग की फीस नहीं दी, हम क्यों उनको पब्लिसिटी सही बात है। बहुत माने हुए प्लेटफॉर्म पे डिजिटल गोल्ड पीछे चला रहे थे, पर ये इट इज़ अनरेगुलेटेड इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। सर आप सोच भी नहीं सकते कि लोगों को आप क्या दे रहे हैं, उन लोगों को जिनके पास 1 लाख 2 लाख लगा करके कोर्स करने की फीस नहीं है। अरे मैं तो सर्वेश सॉरी आपको टोक रहा हूँ, एक लखपति दीदी करके स्कीम सरकार ने निकाली, आपको पता होगा इलेक्शन में। तो मैंने कुछ दीदियों से बात करी जी, मध्य प्रदेश और अन्य जगह जहाँ ये स्कीम चली। तो सरकार की देखिए उसकी स्कीम क्या थी कि उन दीदियों को लखपति बनाना, उन महिलाओं को लखपति बनाना। पर अगर उन्होंने 10 ग्राम का भी 10 ग्राम का भी एक चूड़ी पहनी हुई थी उन लखपति दीदी ने, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपकी चूड़ी कहते हैं होगी 10 ग्राम 20 ग्राम की होगी। मैंने कहा तो लखपति तो आप पहले से ही हैं। बात तो सही है सर, तो पहले से ही लखपति हैं। पर ठीक है, सरकार ने लखपति दीदी नाम से एक स्कीम निकाली कि हम 1 लाख रुपए हम चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो लखपति हों। पर ये सोने ने तो उस स्कीम को भी एक तरह से धूमिल फीका कर दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि जिसके कान में एक छोटी सी बाली है, गले में पतली सी चेन है, तो सारा मिला के चलिए 10 ग्राम है तो 1-1.5 लाख का हो गया ना। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, आप ना इनडायरेक्टली कहीं न कहीं आप माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई अभी क्या लोग सोचते हैं। सर मैं पॉडकास्ट करता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ लोगों के कि पैसा है तो SIP में लगाओ तभी अमीर हैं हम, यहाँ से ये कर लो तभी हमारे पास पैसा नहीं। अरे जो है उसको भी अगर हम सहेज के सही तरीके से लेके चलें और समझ लें तो भी हम अमीर हैं। बड़ा अच्छा एक सवाल सर दिमाग में आया था। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को अब देखने वाले सोच रहे होंगे कि उनके पास कुछ फिजिकल गोल्ड होगा, और बहुत से लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम गोल्ड को रख दें कहीं या किसी लॉकर में, या आजकल गोल्ड को निकलवाने का भी अच्छा तरीका हो गया कि भाई आप यहाँ पे ला करके रख दीजिए, हम इतने % पे आपको ब्याज दे देंगे, हम इतने % पे ब्याज दे देंगे। तो क्या लगता है कि घर का सोना बाहर लेकर के जाना चाहिए, रखना चाहिए? देखिए अगर इमरजेंसी नहीं है हाँ तो नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ एक कंपनीज हैं जिनके यहाँ सेफ रहता है, उनके बाकायदा लॉकर्स बनाए हुए हैं जी, और आप जब उनका उधार दे के वापस लेते हैं तो आपको वैसे का वैसा ही वापस कर दिया जाता है। ऐसा जो मानी हुई कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज भी हैं कुछ एक, जिनमें आप जमा कराएं तो आपको बाकायदा पूरा प्रॉपर वापस मिल जाता है। पर कहा तो ऐसे ही जाता था पहले कि भाई कल को तेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़े बेटी बहू तो ये आप अब इसको जाके गिरवी रख देना। सोने को गिरवी रखना आप पुरानी फिल्में उठा के देखें तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। अब ऐसा लगता था जब वो फैमिली बहुत क्राइसिस में है, बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है आपके परिवार के ऊपर, तब आप सोना गिरवी रखने जा रहे हैं। तो जब तक कोई मजबूरी नहीं हो तो नहीं रखना चाहिए, पर अगर रखें भी कभी तो बहुत माने हुए ब्रांड कंपनी के पास रखें। अच्छा, छोटे मोटे वो जो पुरानी फिल्मों में आप देखा होगा टोपी पहन के साहूकार बैठे होते थे, बड़े जालिम से उनको दिखाया जाता था, उनके पास नहीं रखना चाहिए। मतलब अनब्रांडेड जो फाइनेंसर्स हैं उनके पास नहीं रखना चाहिए। अगर मजबूरी पड़ रही है रखने की तो किसी अच्छी मानी हुई कंपनी के पास, किसी अच्छी, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने कहा ना आप वो कंपनी अगर आपको प्रॉमिस करती है कि ऐड का पैसा देगी तो मैं नाम ले लूँगा तो उनका बिजनेस बढ़ जाएगा, पर आई डोंट वांट टू नेम देम। पर आप अच्छे ब्रांड के पास जाएं, उनके पास रखें लॉकर में, तो वहाँ आपका सोना सेफ रहता है, आपको वापस बाकायदा उसी हाल में मिलेगा। ये नहीं कि उसने पता लगा कि उसमें से घिस के कुछ पानी निकाल लिया और पता लगा वो 20 ग्राम की जगह 18 ग्राम रह गया, बाकी खोट चढ़ गया, वहाँ ऐसा काम नहीं होता है। क्या मज़ेदार बात है। एक सवाल सर बड़ी देर से दिमाग में घूम रहा है, मैं सोच रहा हूँ कैसे पूछूं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी मानक का उल्लंघन कर रहा हो, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ इसको, और ऐसे है तो बहुत जेन्युइन। जैसे हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि 2 मार्केट पे हम बात कर रहे हैं, एक गोल्ड और सिल्वर पे बात कर रहे हैं, एक वो जो ट्रेडिशनल कंपनियों के शेयर है उस पर मार्केट कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, जहां हम 3 से 5 साल में एक निर्णायक स्थिति पे आ सकते हैं अगर हम सोने चांदी की बात करें। दूसरी तरफ हम लगाते हैं 10-15 साल की बात करते हैं। तो किस तरफ इन्वेस्ट करना आज के डेट में ज़्यादा बेहतर है? दोनों में। अच्छा, दोनों में। हैरानी होगी आपको, क्योंकि आपने खुद ही कहा और मैंने भी कहा कि भाई जहाँ 3 से 5 साल में जो करामात हो रही है वो 10 से 15 साल में हो रही है, तो क्यों ना हम 3 से 5, यहीं से आपका सवाल निकल के आ रहा है, क्यों ना हम 3 से आया था, सही कह रहे हैं आप, क्यों ना हम 3 से 5 साल वाली में करें। फिर आप ये लंबी वाली सड़क एक मंजिल पर छोटे रास्ते से पहुंचा जा सकता है, जो गूगल बताता है, तो आप ये लंबा रास्ता क्यों बता रहे हैं उसी मंजिल पर पहुंचने का? मुझे लगता है नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। कभी भी निवेश में सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो निवेश की सलाह मैं आपके सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूँगा, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ कर लें, क्योंकि निवेश सर्वेश, अरे वाह, निवेश
सर्वेश, बहुत ही व्यक्तिगत बात होती है जी। और पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। आपकी उम्र क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसी है, आपका जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, जिसको हम रिस्क एपेटाइट कहते हैं। तो इसलिए ये अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के लीजिए। पर निवेश में कभी भी सारा पैसा एक जगह नहीं रखना चाहिए, फैला के रखना चाहिए। भले ही एक सड़क लंबी है, एक छोटी है, लक्ष्य दोनों का है आपको कमाई करके देना, पर दोनों सड़क लीजिए, क्योंकि आपके पैसा क्या, तो आपके पास तो पैसा डिवाइड करके करना। एक पैसे को आप 5 साल वाली सड़क पे भेज दीजिए, कुछ पैसे को आप 15 साल वाली सड़क पे भेज दीजिए। हो सकता है 5 साल वाले पैसे में कहीं, अब मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, यहाँ पर शायद आपके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स ने सुनी नहीं होगी। 2 बातें मैं आपको बताता हूँ जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी जी। शायद सिल्वर का मैंने पहले जिक्र किया था इस बारे में कि पश्चिमी देशों में सिल्वर के ऊपर रिसर्च चल रही है, क्योंकि इसका प्रयोग सोलर सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और एआई डेटा इक्विपमेंट में किया जाता है। और जब 4,20,000 ये पहुंच गया था, $120 पार कर गया था, तो उस वक्त विकल्प ढूंढे जा रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ निकाली जाए, यार ये तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी बहुत। तो इस विकल्प पर रिसर्च चल रही है। तो आप सोचिए अगर सिल्वर का विकल्प निकल आया और 55% सिल्वर कंज्यूम हो जाता है इन चीज़ को बनाने में, तो सिल्वर तो धड़ाम जा सकता है। ये तो रही सिल्वर पे खबर, जो कि अभी कोई रिसर्च का कंक्लूजन नहीं निकला है, अभी तक कोई इसका विकल्प नहीं निकला है, पर रिसर्च चल रही है। अब मैं सोने की मज़ेदार बात बताता हूँ जो शायद किसी ने भी नहीं सुनी हो। चाइना क्या कर रहा है, सिंथेटिक गोल्ड पर रिसर्च कर रहा है। वो गोल्ड को लैब में बनाने पे काम कर रहा है। अरे वाह। हम बात कर रहे थे कि सोना बचा है कुल 80,000 टन, और ये प्राकृतिक धातु है, और प्राकृतिक धातु है, दैव्य धातु है। चाइना तो आपको पता है, वो तो वो कुछ ना कुछ सोचता है। उसने तो आर्टिफिशियल, आपको पता होगा, आर्टिफिशियल सूर्य बना रखे हैं। वो बटन ऑन करते हैं और दिन हो जाता है, धूप आ जाती है बाकायदा पूरे शहर में। सिंथेटिक गोल्ड पर काम कर रहा है। अभी तक जो उस रिसर्च का परिणाम आया है वो ये है कि ये उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अच्छा। पर जब आप निरंतर रिसर्च करते हैं तो इसकी कीमत कम आती है। ये भी परिणाम आया है कि इसमें से जेवर वगैरह बनाना उतना आसान नहीं हो रहा है। पता नहीं वो कैसा होगा, या तो हार्ड होगा या बहुत सॉफ्ट होगा, कुछ ना कुछ उसमें अभी गड़बड़ है। पर मैं अब काल्पनिक बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये रिसर्च कल को कामयाब हो जाती है, तो हमारा तो ये 80,000 टन धरा का धरा रह जाएगा। बात तो सही है सर। फिर तो जब आप लैब में बनाने लग गए तो उसकी तो कोई अंत ही नहीं है, आप जितना मर्जी बनाते जाइए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिसर्च कामयाब होने वाली है, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ, और मैं इस बात को सत्यापित भी नहीं करता हूँ। ये जो चाइना से खबर आई है, मैं खबर है, रूमर है, सच है, झूठ है, पर चाइना इस चीज़ के लिए जाना जाता है ऐसे काम करने के लिए। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। मान लीजिए कल को जो छोटी सड़क है उस पर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कम से कम लंबी सड़क वाला आपका पैसा तो मंजिल तक पहुंच जाएगा ना। तो इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा फैला के रखना चाहिए। मैंने पहली बार भी आपकी पॉडकास्ट में बोला था 20% एफडी में, 20% म्यूचुअल फंड्स में, 20% शेयर मार्केट में, 20% गोल्ड एंड सिल्वर में और 20% रियल एस्टेट में। ऐसे फैला के आप रखेंगे तो बहुत उतार चढ़ाव आगे आने वाले हैं, आगे 3 से 5 साल में, और वो उतार चढ़ाव किसी एक एसेट क्लास को डेंट मार सकते हैं। तो कम से कम आपका बाकी के 4 एसेट क्लासेस सुरक्षित रहेंगे। आपको रिटर्न भले कम आएगा पर आप घाटे में नहीं रहेंगे। मैं क्या बोलूँ इस पॉडकास्ट के बारे में। मैं शुरू में ये बोला कि हम 2-3 हिस्सों में करेंगे। हम लगभग 1 घंटा पहुंचने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे और बहुत कुछ खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा व्यूअर देख रहा है ना, उसमें से बड़े सवाल निकल के आ रहे होंगे। अब एक सवाल इसी से उठाता हूँ। संभावना है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में सोना और कम हो सकता है? पिछली प्राइस पे तो आने की संभावना शायद नहीं होगी, लेकिन क्या 1,20,000 30,000 भी आ सकता है? और जो लोग सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको कब करना चाहिए, जब मार्केट बढ़ती है या घटती है? आ सकता है, आपके पहले सवाल का जवाब कि इससे अभी 1,50,000 के आसपास है हम जब बात कर रहे हैं। हो सकता है आपकी ये पॉडकास्ट 1 आध दिन में जब लाइव होगी तो उसमें 5-7 हज़ार ऊपर या नीचे हो सकता है, उसको मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ। पर आपका सवाल है क्या ये नीचे आ सकता है? आ सकता है, अगर ईरान की संधि हो गई। यानी कि अमेरिका और ईरान में ईरान डर गया। और वैसे एक मीम चलता है सर्वेश, यहाँ से मुझे याद आया, सोशल मीडिया पे आपने शायद सुना, उसको बोलते हैं टैको। ओके। TACO। उसका फुल फॉर्म है ट्रंप
ऑलवेज चिकन्स आउट। कि जब हमला करने पे आते हैं तो ये थोड़ा सा पीछे, क्योंकि अरब नेशंस खड़े हो गए हैं ईरान के सपोर्ट में, जबकि सुन्नी है, शिया सुन्नी आपस में बहुत अच्छी नहीं बनती है, पर वो उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। इधर रशिया ने भी वार्निंग दे दी है कि ये हिमाकत मत करना ईरान पर हम। तो ट्रम्प साहब डरा रहे हैं। वो जो मैंने बताया था ना, कीड़ा घूं घूं करता है और पकड़ के ले आता है जाल में, फिर उसको डराता है, पर उसको मारता नहीं, डराता रहता है। तो अगर संधि हो गई डर की वजह से ईरान की, तो फिर तो सोना और करेक्शन आ सकती है। मान लीजिए रशिया ने सच में ही डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दिया। मुझे कभी कभी सर्वेश ये नहीं समझ में आता कि ट्रम्प साहब और पुतिन साहब के दोस्त हैं कि दुश्मन हैं। इसलिए नहीं समझ में आता कि जब वो ज़ेलेंस्की को मिलते हैं ट्रम्प साहब, तो वो पुतिन साहब की वकालत करते हैं। अरे दे दो ना अपना 1/3 यूक्रेन, शांति खरीद लो, वो नहीं तो तुम्हें मार देगा, तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मुझे कभी कभी लगता है उनकी वकालत कर रहे हैं कि ये, और एक दूसरी तरफ भारत को कहते हैं खबरदार रशिया का ऑयल खरीदा तो, खबरदार रशिया का ये काम किया तो ये बड़ा मतलब अजीबोगरीब स्टैंस ट्रम्प साहब का दिखता है कि वो रशिया को नहीं चाहते हैं या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए रशिया को मैंने फिर डॉलर में ट्रेड शुरू कर दिया, तो फिर सोना यहाँ से कुछ समय के लिए करेक्शन लेगा। और जब करेक्शन आएगी सर्वेश, तो मैं आपको एक ज़रूरी बात यहाँ बताना चाहूँगा, तो एकदम से फिर उठेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं फिर। तो डर के मारे फिर लोग पैसा लगाने में थोड़ा हाथ खींच लेते हैं। तो कुछ समय तक फिर समय चाहिए होता है उसको भूलने के लिए। तो इस मन में एक अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी भूल जाता है। फिर जब लोग भूलने लगते हैं, आपको किसी कभी एक्टर की फिल्म फ्लॉप होती है ना, तो आप कभी नोट करिएगा, उसको ये सलाह देते हैं, मुझे बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जानते हैं पंडित, उसको सलाह दी जाती है तुम अब कुछ समय के लिए चुपचाप बैठ जाओ एक तरफ, दिखना मत ज़्यादा, और फिल्म भी मत साइन करना। फिर वो 2-3 साल बाद, आप नोट करिएगा, कभी 2-3 साल बाद वो फिर आता है। और ये रणवीर सिंह के साथ हुआ। सारे के सारे बॉबी देओल से लेके जितने भी सेकंड वाले हैं, 40 के बाद वाले, 50 के बाद वाले। अरे रणवीर सिंह के साथ हो, तो यंग है। अब देखिए उन्होंने धुरंधर करी, और क्या धुरंधर हो गई। और ये रणवीर सिंह की एक के बाद एक मूवी पिट रही थी पीछे। इनको सलाह ऐसी मिली होगी कि आप एक तरफ बैठ जाइए चुपचाप, कुछ दिन के लिए मत दिखिए, फिर जब लोग भूल जाए ना, फिर निकल के आना। ये सोने के साथ ऐसा ही होता है, जब वो पिटता है तो बहुत सारे लोग उसको भूलने लगते हैं। भूल जाइए सोने को, फिर जब उसमें चाल आती है तो लोग एकदम उसकी तरफ जुड़ते हैं। तो इसलिए अगर करेक्शन आए, तो आपका सवाल था, मुझे लगता है करेक्शन आपके लिए एक अवसर है। अच्छा, ये जो करेक्शन है ये अवसर है, थोड़ा थोड़ा करके आप लेते रहिए। अगर 1,20,000 तक जाता है तो और बड़ा अवसर है। और मैं इसको अवसर इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी कॉन्फिडेंस से अवसर कह रहा हूँ सर्वेश, क्योंकि मैं लंबी अवधि के रखने की बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप 3 से 5 साल का हॉराइजन लेके चलें, तो इसलिए तो बहुत बड़ा अवसर है। आप तो चाह रहे थे कि सस्ता हो तो मैं लूँ। मुझे तो कितने सारे सवाल ये पॉडकास्ट पे पूछे जाते थे कि हमें सोना खरीदना है, समझ नहीं आ रहा खरीदे कि नहीं खरीदे। जब ये $5600 पहुँच गया था, 1,80,000, खरीदे कि नहीं खरीदे। तो उनको उनका सब्र काम आया। मुझे लगता है अब मौका है, तो अब आप उसको नेगेटिवली देख रहे हैं, अब तो यार नीचे गिर गया, अब क्या निवेश करना, जब ऊपर था तब तो, जब चढ़ रहा था तब तो लिया नहीं। तो मुझे लगता है एक इंग्लिश में कहावत होती है बड़ी मज़ेदार, हम स्कूल में बोला करते थे, एज अ रूल मैन इज़ अ फूल। अच्छा, एज अ रूल मैन इज़ अ फूल, व्हेन इट्स हॉट ही वांट्स इट कूल। जब गर्मी होती है तो उसको सर्दी चाहिए, व्हेन इट्स कूल ही वांट्स इट हॉट। जब ठंड होती है उसको गर्मी चाहिए। ऑलवेज वॉन्टिंग वॉट इज नॉट। लेकिन सही है सर, ये सही है, ऐसा ही होता है। एज अ रूल मैन इज अ फूल, व्हेन इट्स हॉट ही वांट्स इट कूल, व्हेन इट्स कूल ही वांट्स इट हॉट, ऑलवेज वॉन्टिंग वॉट इज नॉट। जो चीज़ नहीं होती है उसको वो चीज़ चाहिए। अब जब ऊंची थी कीमत तो नीचे क्यों नहीं गई? अब नीचे गई तो भाई ले लीजिए ना। अब नीचे हो गई, यार अब क्या फ़ायदा लेने का, अब तो ये गिरेगा और गिरेगा। तो आपको कहीं जब अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी आई है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा करना चाहिए। सर एक बात ये बता दीजिए कि फिर एक पोर्टफोलियो में जो गोल्ड का हिस्सा होता है वो कितना होना चाहिए? अगर आपके पास 100 रुपये हैं निवेश करने के लिए, तो आप 20 रुपये सेफली अपने पास गोल्ड में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, भले ही ये 3 से 5 साल में फटने वाला है, फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा करें, और उसके कारण मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेवर, फिर दोहराऊंगा, इन्वेस्टमेंट के दुनिया का रूल, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। अपने सारे के सारे अंडों को
एक ही टोकरी में मत रखिए, वरना एक दूसरे से टकरा के वो टूट सकते हैं। एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा था, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब आप दे चुके थे। उन्होंने बोला था कि अगर हम गोल्ड 20 साल के लिए उठा करके रख दें या इन्वेस्ट कर दें तो ये इन्वेस्टमेंट होगा या केवल वैल्यू बचा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सर 20 साल में तो बहुत हो, क्योंकि आपने वो हाथ का कंगन और झुमके बाली पे आपने बताया कि अनजाने में उन्होंने 10,000 15,000 कर लिया था, आज कहाँ है वो जी। तो इस सवाल का जवाब आप दे ही दीजिए शॉर्ट में, क्योंकि ये किसी ने पूछा था, लिख के दिया। बिल्कुल, आप उसको लंबे वक्त के लिए रखिए। एक पिछले प्रधानमंत्री थे सर्वेश, हाँ, उनसे किसी ने लॉन्ग टर्म शब्द का संसद में प्रश्न पूछा तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। भाई लंबे वक्त में तो एक दिन तो सबने जाना है। तो बोलते हैं आप बहुत लॉन्ग टर्म कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो हम होंगे भी, पता नहीं कि नहीं होंगे। पर हम जब निवेश की बात करते हैं तो हम, एक अंग्रेजी में शब्द होता है उसको परपेचुटी कहते हैं, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी रहती है। हम जब एक आशावादी दृष्टिकोण से बात करते हैं कि आप 10-15 साल के लिए, बिल्कुल मैं तो, और आपने तो 20 साल की बात करी सर्वेश, आपके जो पूछने वाले थे, मैं तो 3 से 5 साल की बात कर रहा हूँ। अरे मिलेंगे ना 3 से 5 साल, अगर मैं ज़िंदा रहा तो ज़रूर मिलेंगे 3 से 5 साल। और आज इसको स्टैंप लगा दीजिए, आज 1.5 लाख पे गोल्ड खड़ा है। 5 साल बाद पूछेंगे ना कहाँ था उस टाइम, इसको स्टैंप लगा के रखिएगा। और 5 साल बाद ज़रूर आपके साथ में बैठना चाहूँगा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, और तब कीमत को हम आज की डेट की कीमत से कंपेयर करना चाहूँगा कि क्या, किस हद तक ये सही निकला। हाँ, फिगर नहीं बोलूँगा मैं कितनी है, कि आप कहिए कि कितना होगा, था 5 लाख होगा, 4 लाख होगा, रॉबर्ट की कहते हैं कि 7 लाख होगा, JP मॉर्गन कहता है 7.5 लाख होगा। मैं वो फिगर नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? बड़ी सीधी सी बात है। वो कहेंगे आप ये तो कह रहे हैं बढ़ेगा, बता दीजिए ना कितना बढ़ेगा। आप जर्नलिस्ट रहे हैं, सारी ताउम्र आपने जर्नलिज्म किया है, आप मुझे बता दीजिए अगले घंटे कौन सी खबर आएगी। कुछ नहीं पता सर, ये प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है? तो जब जो चीज़ खबरों पे चलती है सर्वेश, कभी ट्रम्प साहब के मूड पे, कभी खमीनाई साहब के मूड पे, कभी पुतिन साहब के मूड पे, कभी ज़ेलेंस्की साहब की हाय पे, हाय मुझे मार दिया, हाय मुझे मार दिया, मुझे बचाओ। तो जो चीज़ खबरों पे चल रही है उसके बारे में आप, खबर कौन सी आने वाली है जब हमें ये मालूम ही नहीं है, तो मैं उस पर फिक्र नहीं डालूंगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ दुनिया बारूद पे बैठी है और आगे खतरा है। खतरा है तो सोने को खतरा पसंद है, क्या करें, सोने के दोस्त ही ऐसे हैं। खतरा, अनिश्चितता, अस्थिरता, शांति, बड़े अजीब से दोस्त हैं सोने। अरे सर, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, ये सुन करके ना कई बार ये लगता है कि किस तरफ जाए आदमी, या कुछ दिन बैठ के इंतज़ार कर ले। बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या कर ले, इंतज़ार कर ले। अच्छी बात यह है कि 3 से 5 साल सब कुछ सामने, 3 से 5 साल में कुछ नहीं बदलने वाला है। मन नहीं कर रहा सर, लेकिन फिर भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट इसलिए कर रहा हूँ कि वो ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट की इतनी बातें होती हैं, हम लोग बहुत कुछ बता देते हैं, लोगों की जानकारी में भी होती है, लेकिन इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट कर क्यों नहीं पाते हैं? क्या कोई डर होता है, माइंडसेट होता है? आपसे भी लोग मिलते होंगे, आप सब कुछ दे देते होंगे, फिर दोबारा लौट के आके कुछ लोग वही सवाल पूछते होंगे। ऐसा क्यों हमारे लोगों के साथ, या इंडिया की सोच ऐसी क्यों है, या एजुकेशन की वजह से? 2-3 कारण हैं। एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है यहाँ पर, जिसको हम वित्तीय साक्षरता कहते हैं, वो इतनी नहीं है इंडिया में। वित्तीय साक्षरता में मैंने एक किताब लिखी है जिसका अगले हफ्ते खुलेगी, मनी मेड ईजी, उसमें मैंने सारा कवर किया है, और वो खास फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के मुझे लगा कि लोगों में वित्तीय साक्षरता नहीं है, तो जानकारी की कमी है। दूसरा, लोगों को सेविंग करने का ढंग नहीं आता है कि सेविंग कैसे की जाती है। अमूमन आपको याद होगा पिछले शो में मैंने जिक्र, आपकी पॉडकास्ट में जिक्र किया था, लोग सेविंग उसको मानते हैं जो सब खर्च करके बच जाए। पर आपको याद होगा मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है। जो पहले निकाल ली जाए तनख्वाह या इनकम आते ही, वो सेविंग है, ना कि जो बच जाए वो सेविंग है। क्योंकि बाद वाली, जो पहले वाली सेविंग है, वो तो कभी हुई कभी ना हुई, वो हमेशा होगी नहीं। और तीसरा ये है कि सेविंग करना काफ़ी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है, और एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है। क्योंकि यहाँ पर इतने स्कैम्स होते हैं सर्वेश, कि खासकर आप सोशल मीडिया पे जाएं, फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कोई का पैसा डबल कर दो रातों रात, ये वो, तो उसकी वजह से क्या है कि ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। लोगों में विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है कि पैसा तो हार के वो क्या बैंक में पड़ा रहेगा। अब बैंक में तो आपको पता है, जनधन अकाउंट के बाद लगभग हर भारतीय का अकाउंट बैंक में है, लगभग। बच्चों को हम छोड़ दें, छोटे बच्चों को, तो बच्चों के भी खुलने लगे हैं। तो जब इतने लार्ज स्केल में बैंक अकाउंट से, तो घूम फिर के उनको लगता है कि भाई बैंक में पैसा रख दो। ज़्यादा ये हो गया कि जिसको मैं आलसी इन्वेस्टमेंट मारता हूँ, ज़्यादा FD कर दी बैंक में।
तो इससे आगे सोचने में वो डरते हैं और जानकारी की कमी है। तो मुझे लगता है जानकारी की, और आपके जैसे जो होस्ट हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे जैसे फैला रहे हैं तो लोगों में जागरूकता आ रही है। पर आई विश कि आप पूरे 145 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएं और उनको बताएं कि असल में पैसा, आपका पैसा ही आपको कल को वेल्दी बनाएगा। आपको याद होगा हमने कहा था माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, तो आपका पैसा ही आपको अमीर बनाएगा। तो जब तक आपका पैसा सही जगह लगेगा नहीं तो आपका वो अमीर बनने का सपना रह जाता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं सर्वेश। हालांकि लोग इस पर कमेंट करेंगे, अरे भाई बचता कहाँ है जो अमीर बने, पहले माया को माया मिले, तो माया हो तो सही ना, तो माया मिले पहली बात। तो आपने 1,000 तक की तो बात कर दी सर, इससे छोटा अमाउंट क्या होता है? हाँ, तो पर मतलब लोग क्योंकि वो स्टेप नहीं ना ले पाते हैं, वो पैसा बचता है। और एक कहावत होती है गाँव में कि बिल्ली के सिरहाने दही नहीं जमता है। हाँ, अब पैसा पड़ा है बैंक में 20-30 हज़ार, और आजकल ज़रूरतें इतना मटेरियलिस्टिक दुनिया है, इतने विषय हैं आपके इर्द गिर्द भोगने के लिए। घूम आओ, कार ले लो, मोबाइल ले लो, ये कर लो, रेस्टोरेंट में खाओ, किसी अच्छी जगह कर लो, ये कपड़ा ले लो, तो वो पैसा टिकता कहाँ है? तो टिक नहीं पाता है पैसा। तो उसके लिए अब यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है सर्वेश, क्योंकि अगर फाइनेंशियली लिटरेट हैं आप, तो आप क्या करेंगे, पहले दिन से ही, जिस दिन आपकी पहली कमाई होगी, आप बचाना शुरू कर देंगे और बड़े ढंग से बचाएंगे। इतने डिसिप्लिन से बचाएंगे जैसे डिसिप्लिन से आप नाश्ता खाना करते हैं। जब भूख लगी तो बिल्कुल उसको बचाना ही बचाना है। तो जब आप दृढ़ निश्चय करके बचाएंगे तो आपका वेल्दी बनना, अमीर बनना, कम से कम वेल्दी अमीर नहीं तो एक कंफर्टेबल लाइफ जीना लगभग तय हो जाता है। सर सरकार ने यूपीआई ला करके देश की सेहत तो सुधार दी, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना लोग रखे रखते हैं, तो उनके बटुए में छेद भी कर दिया सरकार ने, जिसकी वजह से उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो कैसे उन चीज़ों को संभालें। और बैंक स्टेटमेंट आप आजकल यूपीआई की वजह से लोगों की देखें तो जो 1 पन्ने की बैंक स्टेटमेंट होती थी, अरे आज वो 100 पन्ने की। मैंने ही अपना निकाल के दिया। सर एक बात बताएं, एक रेफरेंस आपने लिया और छोड़ दिया, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है और वो आना चाहिए। आपने कहा मनी मेड इजी, ये आपकी एक किताब है। मैं ज़रा इसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो यही कि साक्षरता नहीं। और मैं जिन लोगों को जानता हूँ जो बड़े बने, अमीर बने, प्रभावशाली लोग बने, उनको वहाँ तक पहुँचाने में, बनाने में किताबों की बड़ी भूमिका रही है। आप तो हार्वर्ड से सर पढ़ के आए हैं, तो आपकी ये किताब हिंदी में है कि अंग्रेजी में है? जो लोग आपको सुनते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके 1 घंटे की चीज़ों को जान पाते हैं, अगर वो आपकी किताब को लेना चाहते हैं तो किताब कहाँ से मिलेगी, किन भाषा में है, कैसे वो ऑर्डर कर सकते हैं? थोड़ा सा बताएं सर, क्योंकि ये ना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी कोशिश होती है मैं पॉडकास्ट करूँ या कुछ भी करूँ, ऐसा सार्थक करूँ कि जिससे लोगों का बदलाव हो सके। तो मैं चाहता हूँ कि आपने बहुत जल्दी बोल के आप निकल गए थे उससे। देखिए, तो मनी मेड इजी लगभग 300 पेज की किताब है। मैंने काफ़ी समय से उस पर काम कर रहा था। फाइनली अब वो तैयार है और अमेज़ॉन पे आ गई है। अच्छा। और अमेज़ॉन पे मनी मेड इजी बाय डॉक्टर CA शरद कोहली अगर आप टाइप करेंगे आपको किताब मिलेगी। मेरे ख्याल 500 रुपये की है, तो अंग्रेज़ी में सर्वेश। मुझे पता है आपके हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स हिंदी के हैं, पर आजकल मुझे लगता है कि भाषा इतनी बड़ी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आप एक पन्ना अगर फ़ोटो खींच के गूगल पे या उस पर डाल दें AI पे, तो आपको हिंदी छोड़ किसी भी भाषा में वो ट्रांसलेट कर देगा। तो किताब तो अंग्रेज़ी में है, क्योंकि मेरा थोड़ा हिंदी में, क्षमा मांगते हुए कहूँगा, हिंदी में हाथ थोड़ा तंग है। तंग का मतलब मैं उतना लिखने में शायद परवरिश ऐसी हुई, या ऐसे स्कूलों में गया, फिर विदेश चला गया। मैंने CA 2 बार किया। एक बार CA किया हिंदुस्तान से, फिर मैंने CA किया UK से। तो काफ़ी टाइम मैं लंदन में रहा, फिर मैं हार्वर्ड चला गया था। तो जैसी आपकी परवरिश होती है, यूँ कहें कि जो भाषा सुनते रहे वही मुंह से निकलती है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर, इतनी अच्छी हिंदी तो बाकी लोग नहीं बोल पाते। नहीं, पर ये हिंदी तो क्योंकि मैं 5,500 से ज़्यादा मीडिया की अपीयरेंस दे चुका हूँ, और आप जैसे हिंदी के विद्वान लोगों के साथ मुझे बैठने को मिलता है, तो थोड़ा बहुत काम चलाओ सीख गया हूँ। पर किताब अंग्रेज़ी में है, तो आप अगर उसको लेना चाहें आप ले सकते हैं। और उसमें मैंने फाइनेंस के बारे में सब कुछ खोल दिया है, और बहुत ही साधारण भाषा में लिखी है, अंग्रेज़ी की साधारण भाषा में। आप हिंदी उसके एक पेज की फ़ोटो खींचें, मैं सब दर्शकों को बता रहा हूँ, आपको जो पेज पढ़ना है उसकी फ़ोटो खींचें और तुरंत आपको वो हिंदी गूगल पे डालें, वो हिंदी कर देगा आपको। ट्रांसलेटर्स तो आजकल बहुत आम है, तो अंग्रेज़ी में है। और उसमें मैंने एनेक्डोट्स लिए हैं। एनेक्डोट मतलब मैंने जिन लोगों से मैं मिला इतने सालों में सर्वेश, उन लोगों से मैंने बातचीत करी, वो पैसा जैसे कि साहब किताब की शुरुआत मैंने करी है
कि लोग घरों में बैठ के पैसे की चर्चा नहीं करते हैं। आप कभी फैमिली बैठेगी ना, तो हमारा जो हिंदुस्तानी ट्रेडिशन है उसमें खुले आम पैसे की बात नहीं करी जाती परिवार के साथ। उसमें कोई बेटा होगा जो फालतू खर्च करता होगा, उसके सामने थोड़ा पिता बात करेंगे। किसी की पत्नी बहुत खर्चीली होती है, तो वो हस्बैंड साहब जो हैं वो पैसे को उतना खोल के नहीं बात करते कि मैंने ज़्यादा बताया तो कल को ये तो पहुंच जाएंगे ज्वेलर के यहाँ या किसी महंगे ब्रांड के यहाँ और मेरा सारी जो बचत है वो चली जाएगी। तो क्यों खुल के बात नहीं की जाती? इस तरीके से मैंने उसकी शुरुआत करी है। तो बहुत एनेक्डोट्स, मतलब उदाहरणों के माध्यम से मैंने बातचीत के माध्यम से उसमें किया, आप उसको ले सकते हैं। पर फाइनेंशियल, ये मूल मुद्दा ये है सर्वेश कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक आम साक्षरता ज़रूरी है। जितना साक्षर होना किसी का ज़रूरी है, उतना ही वित्तीय साक्षरता अब इतनी ज़रूरी हो चली है। हाँ, किसी को अगर अमीर नहीं बनना है तो फिर उसके लिए बेशक आप ये पोर्शन काट सकते हैं, पर ऐसा मुझे को मिला नहीं आज तक। संत महात्माओं की बात तो नहीं करता मैं, कोई महात्मा हो, कोई विरक्त हो, जो जिनको आप मोह माया त्याग चुके हों, पर मैं उम्मीद करता हूँ मोह माया त्यागने वाले तो शायद आपके चैनल पे कम जुड़े हुए होंगे, सन्यासी लोग तो कम जुड़े हुए होंगे इस चैनल से। नहीं सर, मैं उसको भी अगर अपने दिमाग से जस्टिफाई करूं तो जो इस तरह के लोग भी होते हैं और समाज में कुछ करना चाहते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, जो विरक्त होते हैं, उनको भी सिस्टम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा कैसे काम करता है उसको वो समझते हैं। वो ज्ञानी दूसरी चीज़ों के होते हैं, लेकिन संसार में तो जीना है, संसार को चमत्कार तो दिखा नहीं सकते। और सर इसकी बात इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि हमारा दर्शक जो आपसे प्यार करता है, सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं, जाने कितने प्लेटफॉर्म पे लोग आपसे प्यार करते हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि जिससे सुन के समझ के आपने अपने ज़िंदगी में तमाम परिवर्तन किए हैं, उसने कोई एक ऐसी चीज़ विरासत के रूप में आपको सौंपी है जो आपके बच्चों की और तमाम लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि मुझे ये यकीन है कि जिस आसान भाषा में आप लोगों को बताते हैं, उतनी ही आसान भाषा में आपने अंग्रेजी में भी लिखा जी होगा। जी। एक गुजारिश भी मेरी है, इसके साथ एक निवेदन है, आग्रह है मेरा कि बहुत से ऐसे अनुवादक हैं जो काम करने के लिए तैयार होते हैं। अपना हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा और गाँव का देश भी है, तो कभी मौका मिले तो इस किताब को सर हिंदी में अब तो अनुवाद बहुत आसान है। हाँ। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदया जो हैं उनसे दरख्वास्त डाली हुई है कि वो इस किताब को जो फिज़िकल कॉपी है उसको पहले, वो वित्त मंत्री हैं तो मुझे लगा फाइनेंस की किताब हो और फाइनेंस मिनिस्टर स्वयं उसको पहली प्रति को खोलें तो मुझे उम्मीद है कि मेरी गुजारिश स्वीकार हो जाएगी। मैं उनसे मिला भी था 2-3 दिन पहले और मैं जिक्र कर दिया मैंने। उस समय किताब थी नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं शायद उसी टाइम ले जाता। पर अब क्योंकि किताब आ चुकी है, पर अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप उसको लीजिए। और अनुवाद इसका बहुत ही आसान है। मैं कोशिश करूँगा कि इसका अनुवाद उठा के मैं या तो उसको प्रिंट कराऊँ या कम से कम डिजिटल फॉर्मेट में। अब तो किताबें, सर्वेश क्या है कि जो लोग पढ़ते हैं किताबें कागजी फॉर्म में कम आ रही हैं, आप डिजिटल फॉर्म में ज़्यादा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। हालाँकि मैं सलाह दूंगा सबको कि ज़्यादा स्क्रीन से पढ़ने से आँख आपकी प्रभावित वो होती समझ है। में भी नहीं आता। मैं पढ़ता हूँ ना स्क्रीन पे, अभी भी मेरी लाइब्रेरी में आप किताबें देखेंगे वो जिल्द वाली ही हैं। जी जी जी। पर अब जो जनरेशन आ रही है ना सर्वेश, वो किंडल हो गया, वो एक टैबलेट जैसा होता है, उस पे पढ़ते हैं या अपने मोबाइल पे पढ़ते हैं। हालांकि मोबाइल पे किताब पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे लगता है आंखें ख़राब हो जाती हैं। आप बहुत लंबी किताब नहीं पढ़ सकते, एक आध पेज तो आप पढ़ लेंगे, पर आप 300 पेज की किताब अगर मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सर क्या है ना कि मन बड़ा लालची होता है, बहुत बात करने का मन कर रहा है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो आप समय के बड़े पाबंद आदमी हैं, दूसरी चीज़ की देखने वाले का भी ड्यूरेशन है। लास्ट में मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, और उससे पहले एक सवाल व्यक्तिगत आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं ही नहीं, मुझे लगता है मेरे से तमाम लोग ये जानना चाहेंगे जिन्होंने भी आपके बारे में देखा होगा या गूगल किया होगा। क्योंकि आज का दर्शक बहुत स्मार्ट है, जब वो किसी की बातचीत को देखता तो गूगल में जाकर जानना चाहता है कि भाई ये कौन है, क्या किए हैं, तो बहुत कुछ आपके बारे में। आप पिछले दिनों लंदन होकर के आए, मुझे लगता है कि महीने में या 2 महीने में विदेश यात्राएं आपकी होती हैं। आपने किताब लिखा, हर 2 घंटा पहले की लेटेस्ट खबर से आप अपडेट रहते हैं। 10-12 कंपनियां आप चला रहे हैं, लगातार टीवी पे बैठते हैं, पॉडकास्ट पे बैठते हैं। सर होते तो 24 घंटे ही हैं, आपने इसको इतना बड़ा कैसे कर दिया कि एक ही 24 घंटे में आप 48-72 घंटे की ज़िंदगी जी लेते हैं? कोई फार्मूला है क्या? मुझे लगता है सर्वेश के आजकल की जो जनरेशन है, एक थोड़ी सी उसको करेक्शन की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है, मुझे जितने लोग मिलते हैं उसमें से ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो रात को देर तक जागते हैं। और आप देखेंगे 12-1 बजे एक नॉर्मल टाइम है सोने का, और सुबह देर से उठते हैं। उनकी घड़ी, सोते तो उतनी देर होंगे, 7-8 घंटे सोते होंगे, उनकी घड़ी थोड़ी घूम गई है, ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन टाइम या यूरोपियन टाइम पे चले गए हैं। पर मैंने एक असूल बनाया हुआ है कि मैं रात को 10:30 बजे के बाद जागता नहीं हूँ। किसी पार्टी में या किसी इवेंट में जाना हो तो अलग बात है, पर वो बहुत अक्सर नहीं होता है।
पर मैं कोशिश करता हूँ 10:30 बजे, मुझे नहीं भी नींद आई तो मैं उसको अपने आप को सुलाने की कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाता हूँ, और मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। और अब आपके सवाल का सीधा जवाब, 5:30 बजे से लेके और लगभग 8 बजे तक मैं अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी खबरें हैं, सोने चांदी की हो, स्टॉक मार्केट्स की हो, आर्थिक जगत की हो, क्योंकि आपको पता है कि खबरें तो 24 घंटे आजकल अवेलेबल होती हैं, उनको मैं खंगालता रहता हूँ, उनको लगातार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उनके बारे में रिसर्च करता हूँ। उसके बाद 1 घंटा में जितने मेन न्यूज़पेपर्स होते हैं उन सबको, तो लगभग आप लगाइए 3 साढ़े 3 घंटा मैं लगातार अपने आप को अपने अंदर ये भरता रहता हूँ उसको। तो उससे क्या होता है कि मुझे, और फिर दिन भर स्टॉक मार्केट चलती रहती है, कमोडिटी मार्केट चलती रहती है, वो तो आपके जेब में ही होती है। तो वो लगातार, और शुक्रिया मैं करना चाहूँगा मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। आप स्वयं मीडिया से आते हैं, मुझे लगता है मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहेगा जो कि जिसकी जानकारी में कम हो या गड्ढे updated हों, ना वहाँ पर अपडेटेड ना हो, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बता नहीं पाएंगे, तो कुछ उसकी वजह से मुझे आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। तो वो अब एक आदत सी बन गई है, मेरा रूटीन बन गया है। मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ बहुत बड़ा एफर्ट कर रहा हूँ, मुझे अपने अंदर से जिज्ञासा बनती है कि आज रात को क्या हुआ। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे आप गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे थे, तो गोल्ड सिल्वर में मज़ेदार एक बात क्या होती है कि क्योंकि इसकी प्राइस डिस्कवरी न्यूयॉर्क और लंदन में होती है, और हमारे और उनका दिन रात का फ़र्क है। जब हम सो रहे होते हैं तो वो लोग काम कर रहे होते हैं, एंड वाइस वर्सा, जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो सो रहे होते हैं। तो जब हम सोते हैं तो आप कभी नोट करिएगा कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस, वो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको उसमें प्राइस डिस्कवरी नई हुई दिखती है, क्योंकि वहाँ पर दिन बीत चुका होता है, वहाँ सारी हरकतें जो होनी होती हैं हो चुकी होती हैं। उसी कीमत को हम यहाँ दिन में भुनाते रहते हैं, अच्छा, क्योंकि वहाँ से प्राइस डिस्कवरी उधर हो जाती है। फिर दिन में आप उस प्राइस को उठा के उसी पे खेलते रहते हैं, यहाँ पर कुछ खरीदा कुछ बेचा, पर फिर इंतज़ार करते हैं रात होने का जब वहाँ सुबह होती है कि भाई फिर प्राइस डिस्कवरी हो। तो वो जब मैं सुबह सुबह सो के उठता हूँ तो उस समय जो मेरा नॉर्मल रूटीन है, और बहुत लोगों को हैरानी होगी कि मैं सुबह 10,000 स्टेप्स मैंडेटरली चलता हूँ, और ये जानकारी मैं सारी चलते हुए लेता हूँ, बैठ के नहीं करता हूँ, क्योंकि आपका नहीं तो शरीर बिल्कुल वो हो जाएगा। तो 10,000 स्टेप्स जब मेरे पूरे हो जाते हैं तो मेरा एक फेज़ ये जानकारी लेने का पूरा हो जाता है, और फिर उसके बाद बैठ के मैं 1 घंटा फिर अखबार उसको लेता हूँ, 1-1.5 घंटा अखबार, सारी अखबार जो मेन अखबार हैं सारी, उनको अपने अंदर कोशिश करता हूँ चाटने की, कि वो चाट के अंदर चली जाएँ। तो फिर दैट इज़ हाउ यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। नाउ आई थिंक इट इज़ बिकम पार्ट ऑफ माई रूटीन। तो उसमें ऐसी कोई बहुत ज़्यादा, जब देखिए सर्वेश, इस मन में ना सब बुरी आदतें हैं। आप मन को खुला छोड़ दें ना तो वो सब उल्टे सीधे कामों की तरफ जाएगा, अगर आप खुला छोड़ दें। मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता कि मन पर, एक अच्छी आदत है, इसको जहाँ लगाइए वहीं का हो जाता है। माना आपने? समझ तो अब इतने टाइम जब उसको उसमें लगाए रखा तो फिर वहीं का हो जाता है। उसको आदत पड़ जाती है, रोज़ खबरों को चाहिए, रोज़ अपडेट चाहिए उसकी। फिर मेरी अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस टीम है, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ मैं उस टीम को बताता हूँ, वो टीम निकालती है, उस पर फिर हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे के ट्रेंड्स बनाते हैं, और पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे आई थिंक इट इज़ बिकम, मेरा काम भी है और रूटीन भी है, और मेरा सुबह का आप कहें तो एक्सरसाइज भी है। एक बहुत हल्के लहजे में एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ सर। क्या है ना कि मन लालची होता है सर, आप जब सामने होते हैं लालच बढ़ जाती है। आप में और ये नई पीढ़ी में वो कौन सा सॉफ्टवेयर का अंतर है कि आप अब भी इतने एक्टिव, इतने जिज्ञासु और इतना मतलब आगे के करियर ओरिएंटेड मैं कहूँगा, और जो 25-30 साल वाली पीढ़ी या हम लोग की उम्र की जो पीढ़ी है वो गिव अप कर देती है, अभी गिव अप कर देती है। एक हमारे शास्त्रों में एक कहावत होती है सर्वेश, आपके सवाल का सीधा एक लाइन में जवाब दूँ तो, जैसा अन्न वैसा मन। बहुत बड़ी बात। तो ये अन्न खाली खाने वाला मन नहीं है, आप 5 इंद्रियों से खाते हैं। आप स्पर्श भी लेते हैं, आप कैसी स्मेल ले रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और किस चीज़ का स्वाद ले रहे हैं। तो आई एम एन एब्सोल्यूट वेजिटेरियन, मैं डाई हार्ड वेजिटेरियन हूँ, और मैं एग भी नहीं लेता। मैं बिस्किट्स भी जब लेता हूँ तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लेता हूँ, ग्रीन डॉट इंश्योर करता हूँ। आई डू नॉट ड्रिंक, मैं कोई अल्कोहल से दूर रहता हूँ। ये तो रही। दूसरा, मुझे लगता है कि रात बनी है सोने के लिए, प्रकृति ने बनाई रात सोने के लिए। एक बात हमेशा याद रखें सब लोग, जब आप प्रकृति के विपरीत जाएंगे, प्रकृति आपको किसी न किसी रूप में थप्पड़ मारेगी।
जब जब आप नेचर के खिलाफ, तो रात बनी सोने के लिए। मैंने देखा कि जो यंग जनरेशन है वो रात का इस्तेमाल, उनको लगता है रात को शांति है, इस समय जो काम करना है कर लो, जो करना है, 12, 1, 2 बजे तक जागना और सुबह 8, 9, 10 बजे उठना, ये आपको उस चीज़ से दूर ले जाएगा जो आप मेरे बारे में कह रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप रात को रात सोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक चीज़ और जो मैंने अपने पूर्वजों से, गुरुओं से सीखी है कि जो काम आप सुबह के टाइम करते हैं 4 बजे और 6 बजे के बीच में, तो ऐसा माना जाता है कुछ दैविक शक्तियाँ आकाश में उस समय घूम रही होती हैं, आपको वही काम करने का वो आशीर्वाद दे जाती हैं अदृश्य रूप में। बहुत बड़ी बात। सो इफ़ यू डू समथिंग बिटवीन 4 and 6, उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है शास्त्रों में, आपने सुना होगा जी। पर हमारी तो जेनजी तो 4-6 तो छोड़िए, उन्होंने तो सूर्य उदय ही नहीं देखा होता कई कई हफ्तों से। भाई जब उठते हैं तो धूप निकली हुई होती है बहुत तेज़। तो आई थिंक वन ऑफ द सीक्रेट्स इज, अब एक ही बार में सारे सीक्रेट नहीं खोलने चाहिए, वन ऑफ द सीक्रेट इज़ कि आप अगर जल्दी उठना शुरू कर दें सूर्य, और आप तो ज्योतिषियों से भी बात करते होंगे, मुझे पता लगा कि ये साल सूर्य का है, सूर्य का कि हाँ, और इस साल में खासकर आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। अगर जो सूर्य का साल है तो उनको आदर देने के लिए आपको उससे पहले उठना चाहिए। तो सूर्य उदय तो आप घड़ी आपको गूगल पे है कितने बजे, तो उससे पहले उठ जाइए ना। तो और रात को टाइम से सो जाइए, क्योंकि आप प्रकृति को डिफाई करें। आप क्या कर रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, सुबह के टाइम सो रहे हैं, तो ये आपको अपने लक्ष्य से और दूर ले जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने ये भी देखा है सर्वेश के ऐसे व्यक्तियों का, जो लोग ऐसा निरंतर करते रहते हैं, वो उतना ज़्यादा मेंटली शांत भी नहीं रह पाते। उनके अंदर थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी हर वक्त घबराहट सी, जल्दी से नर्वस हो जाना, जल्दी से किसी छोटी सी बात को लेके बहुत बड़ी चिंता कर जाना, छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाना, ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड हैं कि आप अपने रूटीन को बिगाड़े हुए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई फील, विच आई हैव लर्नड एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन मी, और मैं इस चीज़ से बहुत कन्विंस हूँ, क्योंकि मैंने फिर इसको टेस्ट करने के लिए मैंने इसको बिगाड़ के देखा। अच्छा। मैंने एक दिन 8 बजे उठ के देखा, हाँ। और मैंने रात को 2 बजे तक जाग के देखा, और मैंने देखा कि जब मैं अगले दिन उठा तो मेरे साथ वही कुछ होने लगा जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे। मैं समझ गया। आपको भी लग रहा होगा कि नहीं ख़त्म होना चाहिए ना, जैसा हर बार आप लिखते हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन करें क्या। कुछ चीज़ की सीमा होती, जो अभी सर हमें बता रहे थे, कुछ चीज़ों का सिस्टम होता है जो सर अभी हमें बता रहे थे, और उसके अनुसार चलें तो चीज़ें बहुत बेहतर होती। मुझे पता है कि पार्ट 1 में आपकी भूख थोड़ी सी बढ़ी थी, और इस बार ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि जो उसमें आपने कहा था जीवन बदलना, माइंडसेट बदलना, यहाँ तो लास्ट में जब आपने सुना होगा तो आपको लगा होगा कि अरे यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो छूट गया। तो अब ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी है। मुझ पे कमेंट करिए, सर के प्लेटफॉर्म पे जाकर के कमेंट करिए कि आपको क्या चाहिए। वो जो प्रकृति वाला सेक्शन है जो जिसका अलाइनमेंट रह गया है, या आपको लगता है कि जिसकी वजह से आप निकल के नहीं आ रहे हैं, और सर ऐसे क्यों है, सर की वाणी ऐसी क्यों है, दिमाग ऐसा क्यों है, शरीर ऐसा क्यों है, और अभी भी वो सारे जोश क्यों हैं। अगर ये जानना है तो एक दूसरा चैप्टर खोलना पड़ेगा, जैसा सर ने कहा कि सब कुछ एक बार में नहीं होता। सर जो मेरा निवेदन था, ये निवेदन करते हुए मैं क्लोजिंग करूँगा कि, और आप लोग भी इस बात को सुनिए कि आपकी किताब को हम डिकोड करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि एक बार फिर कभी हम बैठे, आपके अलग अलग चैप्टर पे हम बात करें, ताकि जो चीज़ें अभी हमारी जनता थोड़ा थोड़ा जान पाई है, वो उस किताब के माध्यम से जान पाए, और वो उस किताब को देख पाए, जहाँ से मिल सकती वो उससे खरीद पाएँ। तो ये मेरा निवेदन है, स्वीकारिएगा। मैं चाहूँगा कि ये लोग मेरी तरफ से वोटिंग करें सर के लिए, कि सर आएँ और उस किताब को हम लोग डिकोड करें। जब एक बार उसका विमोचन हो जाए, जब अपनी फिनेंस मिनिस्ट्री उसका विमोचन कर दे, उम्मीद करता हूं कि वहां स्वीकार हो जाएगी सर। देखिए आप, और नहीं भी हुई तो किताब तो तब भी आनी है, किताब तो आएगी। तो ये मेरा निवेदन है सर, आज से ही अपने यहाँ एक वो मेरे अभी लिख लीजिएगा कि एक अर्जी लगी हुई नहीं है। ज़रूर, मुझे खुशी होगी लाते हुए। तो और जो लोग मेरे से, आपका पिछली बार मैंने पॉडकास्ट में कमेंट्स आए थे कि कुछ लोग जुड़ना चाहते, तो आप अगर मेरा नाम डालेंगे गूगल पे, हाँ। तो मेरी पूरी जन्म पत्री वहाँ पर है। मैं विकीपीडिया पर भी मुझे डाल रखा है विकीपीडिया वालों ने, और मैं गूगल का एक पैनल होता है, गूगल का एक अपना पैनल है, तो मुझे खुशकिस्मती से गूगल ने अपने पैनल पे लिया हुआ है, और वहाँ पर मुझे उन्होंने इकोनॉमिस्ट का टाइटल गूगल ने दिया हुआ है, मैंने नहीं डाला है।
तो मेरा सारे जन्म पत्री, मेरे सारे हैंडल्स वहाँ पर हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके मैसेज, अगर मैं इस लायक हुआ कि आपके सवाल का जवाब दे पाया तो मैं ज़रूर दूंगा, नहीं तो सर्वेश तो है ही है, आप सर्वेश से संपर्क करें, सर्वेश की टीम मुझे कांटेक्ट करेगी। और मुझे देखिए, मुझे लगता है कि खुद बड़ा बनना इतनी अहमियत नहीं रखता है। जैसे मैंने पहली बार कहा था, मैं इसको दोहराना चाहूँगा, आप कितने बड़े हो गए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, अरे वहाँ लग रहा है वो हमारे किस काम का भाई, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूँ। आप बड़े हो गए तो होंगे अपने लिए, हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो मुझे लगता है आपका पॉपुलर होना, आपके लिए कोई अच्छे कमेंट आना, ये मायना तभी रखता है अगर मैं किसी एक व्यक्ति की भी, और ख़ासकर आपके फॉलोअर्स भी हो, सब्सक्राइबर जो हमें देख रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई एक छोटा सा भी बदलाव ला सकूं, वही हिस्सा मेरा काम का है। ये जो आप गूगल पे मेरे को देख रहे हैं, या मैंने 5,500 मीडिया प्लेटफॉर्म पे शो कर ली, इनकी कोई मायना नहीं है। जब तक आप किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, अपने लिए जिए तो क्या जिए, मुझे लगता है उसकी कोई कीमत नहीं है। सर बहुत कुछ ऐसा है जिसको मैं डिकोड करने बैठे हूँ, जाने कितने लोगों की घर के चूल्हे आपके दिए हुए रोजगार से चल रहे हैं, आपकी कंपनियां में कितने लोग काम करते हैं, बहुत कुछ है दोस्तों। मैं इसको बहुत खींचना नहीं चाहूँगा, कुछ बातें आपसे कहूँगा, आप एनालाइज करिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट की वजह से हम सर को बुला पाए हैं। किताब पे चाहते हैं डिकोडिंग की, पूरी किताब को डिकोड की जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। एक पहलू मेरा जो मुझे लगता है रह गया कि सर ने एक बात कही कि जो लोग प्रकृति के साथ अलाइन हो गए वही लंबी ज़िंदगी भी जीते हैं और सब कुछ अचीव भी करते हैं। नोट कर लीजिएगा, हर बार आपकी शिकायत होती है कि बताइए कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें। कुछ रूल्स होते हैं जहां हम बहुत कुछ खुल के नहीं बता पाते। बस इतना कहूँगा कि अगर आपने इसको सरसरी निगाह से देखा है तो इस पॉडकास्ट को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, ऐसे दसों जगह आपको पता चल जाएगी जहां आप इन्वेस्ट करके बड़े बन सकते हैं। बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में छिपा हुआ है। मैं ये कहने को तैयार हूं कि 2500 पॉडकास्ट करने के बाद ये मेरा बेहतरीन, मेरे लिए अब तक का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट आप ये मान लीजिए, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपके दिमाग को बदल सकता है, आपके इन्वेस्टिंग स्किल के लिए वो सबसे बेहतरीन हो सकता है, आपको अपने जीने के सलीके को सिखा सकता है, गोल्ड सिल्वर के बारे में समझा सकता है, आपके देश में रुपया कैसे आता है, रुपये के पैसे बदले में क्या होता है, गोल्ड की कीमत कहाँ से तय होती है, अरे बहुत कुछ है। लेकिन अंत में वही कि आपको और क्या चाहिए हमसे, लिख भेजिएगा ताकि मैं सर को स्क्रीनशॉट भेजूं और ये कहूं कि सर आना है। अंत में वही कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं आपके कमेंट का, और आप इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का।